एक दिन कहीं से भी एकदम से एक बड़ा सा क्रैक दिखाई दिया। उसमें से एक ब्लू ऑरा निकल रही थी जिसने पूरी दुनिया को लाइट की स्पीड से घेर लिया। लोगों ने इसे माना का नाम दिया। कुछ लोग जो माना के लिए ज्यादा सेंसिटिव थे उन्हें इसके इन्फ्लुएंस में अजीब पावर्स मिल गईं। ऐसे लोगों को अवेकेंड कहा गया और उन्हें बहुत स्पेशल रिस्पेक्ट दी जाने लगी। थोड़ी देर बाद माना का वो तूफान खत्म हो गया, लेकिन आसमान के बीच में वो क्रैक वैसा का वैसा ही रहा। जब सब लोग अवेकेंड लोगों के होने के आदी हो गए तब पूरी दुनिया में फिर से मैंटॉम्स आने लगे। गेट्स नाम की चीजें खुलने लगी जिसमें से खून खराबा करने वाले मॉन्स्टर्स निकलने लगे। उस मोमेंट से दुनिया पूरी तरह केओस में डूब गई। हीरो हमेशा सोचता था कि जब वो अवेकेंड बनेगा तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। उस यंग लड़के के लिए बिना किसी ब्रेक के किसी और के लिए काम करना अनबेरेबल हो गया था। हालांकि वो किसी का आइडल नहीं बनना चाहता था। उसका सपना सिर्फ इतना था कि उसे कोई मारे नहीं और लूटे नहीं। पर विलेन बनना भी उसके प्लान्स में नहीं था। वो बस किसी का दोस्त बनना चाहता था, पर शायद वो कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था। वो लड़का अपने आप को एक यूजलेस डी रैंक हंटर समझता था। लोग उस पर हंसते थे जब वो खुद को हंटर बोलता था। हीरो को हमेशा से पता था कि वो एक दिन शान से मरेगा। अब वो उन हेवनली स्वॉर्ड्स पर ऐसे चल रहा था जैसे वो स्टेप्स हों उस क्रैक की तरफ बढ़ते हुए। जाहिर है वो मरना नहीं चाहता था। जब वो क्रैक के उस पार गया तो उसका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से हुआ। वो नहीं चाहता था कि उसकी मौत इतनी पिटिफुल हो। हीरो को लगा कि अगर उसे एक और मौका मिले तो उसे स्ट्रॉन्गर बनना ही होगा। भले ही वो एक सपोर्ट था, फिर भी उसने सारी कंडीशंस पूरी करके एक प्लेयर बनने का रास्ता साफ कर लिया। शायद अब उसकी लाइफ बदल जाए। सिस्टम ने शिंजुनो को गेम ज्वाइन करने का इनवाइट भेजा। शिंजुनो जितना तेज हो सके अपने डेजिग्नेटेड रूट पर भागा। वो इतने इंपॉर्टेंट दिन पर लेट कैसे हो सकता था। प्लेयर्स ने उस लड़के को देखा और खुश हुए। वो फाइनली आ गया था। एस रैंक हंटर लिम्ब डावन गुस्से में था। एक न्यूबी लेट होने की हिम्मत कैसे कर सकता है। एस रैंक हंटर किमची थोड़ा सरप्राइज थी। क्या इनमें से पहले कोई कभी लेट नहीं हुआ था। शिंजुनो भाग कर आया और वेट करने वालों से माफी मांगी। वो एक डी रैंक सपोर्ट था, एक क्रिएटर जो वेपन्स में स्पेशलाइज करता था। लिमान ने कहा कि वो बस मजाक कर रहा था, लड़का ज्यादा लेट नहीं था। किमची मिन ने ऐड किया कि वो रास्ते में बात कर सकते हैं। हुन वू और डी यून पहले से ही अंदर वेट कर रहे थे। शिंजुनो को बहुत बुरा लग रहा था। उसने गिल्ड ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे। ये उसका पहला डंजन रन था और वो पहले ही लेट हो गया था। शिंजुनो ने खुद को हिम्मत दी। उसे अपने आप को संभालना था क्योंकि सपोर्ट के तौर पर ये उसका पहला रेड था। उसे अपने साथियों को प्रूव करना था कि वो कोई बोझ नहीं है। मुडियुन ने पूछा कि क्या ये शिंजुनो का पहला रेड है। वो एक बी रैंक हंटर क्लास किलर था। शिंजुनो ने कंफर्म किया कि हाँ, सपोर्ट के तौर पर ये उसका पहला टाइम है। ड्यूने ने कहा कि सपोर्ट्स हंटर्स की तरह फाइट नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए अपनी पोजीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्लेयर बहुत क्लोज आ गया तो बैटल की गर्मी में उन्हें चोट लग सकती है, और अगर वो बहुत दूर रहे तो उन्हें प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। मेन बात यह है कि सपोर्ट को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। डॉन ने आगे कहा कि अगर शिंजुनो एक क्रिएटर है तो उसे सही डिस्टेंस रखना होगा। उसने उससे कहा कि जब वो सिग्नल दे तब एक डैगर क्रिएट करे। शिंजुनो हैरान था, क्या सिर्फ इतना काफी है? शायद उसे कोई और वेपन चाहिए हो। ड्यूने ने रिप्लाई दिया कि उसे बस एक डैगर ही चाहिए क्योंकि वो अकेला था जिसे एक्स्ट्रा वेपन की जरूरत थी। डू ने एक्सप्लेन किया कि डंजन में ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि शिंजुनो यहाँ पहली बार आया है तो उसे ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। मेज ने कहा कि वो माना सेंस कर सकता है। एक मॉन्स्टर पास ही था। वो एस रैंक हंटर ली ह्यून वू था। स्क्वाड लीडर ने सबको बैटल के लिए तैयार होने का ऑर्डर दिया। अब उन्हें फॉर्मेशन में आगे बढ़ना था। ह्यूनवू ने रिपोर्ट दी कि आगे माना के 3 छोटे सोर्सेस हैं और एक बड़ा सोर्स है जो इतना स्ट्रांग है कि बॉस का माना हो सकता है। लीडर ड्यूने को ये सस्पिशियस लगा। यूजुअली बॉसेस अपने रूम्स नहीं छोड़ते। उसने कहा कि वो बॉस से खुद निपटेगा और बाकी स्क्वाड दूसरे मॉन्स्टर्स को संभालेगी। डून ने सपोर्ट से पूछा कि वो कितनी जल्दी डैगर बना सकता है। शिंजुनो ने कहा कि अगर बहुत अर्जेंट हो तो लगभग 20 सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन वेपन 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा। कमांडर ने कहा कि अब शुरू करने का टाइम आ गया है। बॉस से लड़ने के लिए 40 सेकेंड्स का डैगर काफी होगा। वो मॉन्स्टर्स क्रिस्टल के निकले। वो मॉन्स्टर्स क्रिस्टल लिजार्ड्स निकले। ये डंजन्स के माना स्टोन्स पर उगती थीं। टांगू ने बोला कि वो शुरू कर रहा है और मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ा। किमची ने भी मॉन्स्टर पर अटैक किया और उसे काफी तगड़ा डैमेज दिया। वो एक मॉन्स्टर से दूसरे मॉन्स्टर पर मूव कर रही थी, एक एक करके उन्हें ढेर करती गई। लड़की ने सोचा कि मॉन्स्टर्स उसकी उम्मीद से ज्यादा तेजी से रीजनरेट हो रहे हैं। उसने अपने कलीग को वार्न किया। 2 मॉन्स्टर्स एकदम से अलर्ट हुए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। टैंक चिल्लाया कि अब मैजिक यूज करने का टाइम आ गया है। ली ह्युन वू ने वार्न किया कि वो बस रेडी ही है। मेज ने ढेर सारी आग वाली मैजिक बॉल्स छोड़ी जो मॉन्स्टर्स की तरफ बड़ी तादाद में लपकीं। ह्युन वू ने कहा कि काम हो गया। डुआन ने उसकी तारीफ की और ब्रेक लेने का सजेस्ट किया। शिंजुनो बैटल की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर दंग रह गया। अब उसे समझ आया कि असली गिल्ड्स कैसे लड़ती हैं। लीडर ने पूछा कि क्या वेपन्स रेडी हैं। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि ये डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है और रिपोर्ट दी कि वेपन्स तैयार हैं। उसे पूरा फोकस रखना था।
सपोर्ट ने यूजर का माना यूज करके आइटम्स बनाए। क्रिएटर की बेसिक स्किल एक्टिवेट हो गई। शिनजुनो ने डैगर फेंका और कमांडर को कैच करने बोला। ये एक ए रैंक का शैडो वेपन था। इसकी क्वालिटी और पावर यूजर के माना पर डिपेंड करती थी। थोड़ी देर बाद वेपन गायब हो जाता। ड्यू ने मॉन्स्टर के पास गया और डैगर घुमाकर एक फेटल ब्लो दिया। शैडो वेपन ने अपना काम कर दिया और मॉन्स्टर की गर्दन कट गई। स्क्वाड लीडर ड्यूने ने हारे हुए बॉस को जमीन पर छोड़ा और रूम से निकलने की तैयारी की। एक सुकून के साथ कि काम हो गया। बैटल के बाद प्लेयर्स ने रोल कॉल किया। सब वहीं थे और किसी को चोट नहीं आई थी। शिनजुनो को रियलाइज हुआ कि ये प्लेयर्स उसकी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं। हर कोई अपने तरीके से यूनिक था। सबने मिलकर फ्लॉलेस काम किया। ये एक बेहतरीन टीम है। एक दिन ये पक्का एक टॉप गिल्ड बनेंगे। शिनजुनो ने सोचा कि इन प्लेयर्स के मुकाबले उसने तो बस एक डैगर बनाया और प्रैक्टिकली कुछ खास हेल्प नहीं की। डुन सपोर्ट के पास आया और बोला कि ग्रेट जॉब। उसने पूछा कि क्या शिनजुनो को चोट तो नहीं लगी। शिनजुनो ने रिप्लाई दिया कि वो ठीक है, हालांकि उसे लग रहा था कि वो ज्यादा काम नहीं आया। कमांडर हैरान था। ऐसी सपोर्ट स्किल के साथ बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। ड्यूने ने ऐड किया कि उसकी स्किल वेपन्स कंज्यूम करती है। अगर वो मार्केट से सस्ते आइटम्स भी खरीदे तो उन्हें ढंग से यूज करना इम्पॉसिबल होता। कमांडर ने एक्सप्लेन किया कि इसी वजह से उसे एक क्रिएटर की जरूरत है। उसे अपनी स्किल एक्टिवेट करने के लिए बस माना वाले वेपन्स चाहिए। डॉन ने सपोर्ट प्लेयर को उसके बढ़िया स्टार्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। पहला डंजन क्लियर सक्सेसफुल रहा। शिनजुनो ने कहा कि वो अगले रेड का बेसब्री से इंतजार करेगा और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। अचानक सब कुछ हिलने लगा। क्या ये अर्थक्वेक था? क्या बॉस के मरने के बाद गुफा गिर जाएगी? शिनजुनो ने अपने साथियों को दिखाया कि दीवार टूट रही है। उसके पीछे एक रास्ता खुल गया। मैजिशियन ली ह्यूनवू ने नोटिस किया कि ये सस्पिशियस लग रहा है। ये ऐसा रास्ता था जो पक्का कहीं न कहीं जा रहा था। लीडर डुयून ने सजेस्ट किया कि ये शायद कोई सीक्रेट रास्ता हो सकता है। लिम डावन को कोई शक नहीं था। खजाने का रास्ता नहीं तो और क्या होगा। किम चिमन ने इस बात को सपोर्ट किया, लेकिन मेज ने पॉइंट आउट किया कि वो बिना तैयारी के वहां नहीं जा सकते। लीडर ने कहा कि सब जल्दी हो जाएगा और अब कुछ नहीं गिरेगा। ली ह्यूनवू मान गया और बोला कि उस केस में वो भी जाएगा। कमांडर ने सपोर्ट मेंबर शिनजुनो को भी ऑर्डर दिया कि वो उनके साथ सीक्रेट पाथ पर चले उस सोचे हुए खजाने की तलाश में। हंटर्स का ग्रुप अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद शिनजुनो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था। हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई। सब मर चुके थे, सिर्फ वही जिंदा बचा था। ऐसे मॉन्स्टर्स एक डी रैंक डंजन में नहीं होने चाहिए। उसने कभी ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में सुना भी नहीं था जिन्हें मैजिक से डिटेक्ट न किया जा सके। शिनजुनो ने पीछे मुड़कर देखा तो मॉन्स्टर पास आ रहा था। क्या वो उसे पकड़ लेगा? उस यंग लड़के की पीठ पर एक जोर का झटका लगा और वो दूर आगे जा गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। बेइंतहा खून बहने के बाद भी प्रोटोगोनिस्ट ने उठने की कोशिश की। उसे लगा कि वो रुक नहीं सकता। शिनजुनो ने डिसाइड किया कि वो यहाँ नहीं मर सकता क्योंकि उसके और भी मकसद हैं। सपोर्ट ने ब्लेड एक्टिवेट की और आते हुए मॉन्स्टर की तरफ फेंक दी। ब्लेड सीधा निशाने पर लगी और मॉन्स्टर जोर से चिल्लाया। मॉन्स्टर दर्द से कराहने लगा, लेकिन वो चोट क्रिटिकल नहीं थी। मॉन्स्टर ने प्रोटोगोनिस्ट को छाती पर एक जोर का पंच मारा और उसे नीचे गिरा दिया। शिनजुनो बेहोश हो गया और कुछ देर के लिए एक अजीब से लिम्बो में चला गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, एक डी रैंक सपोर्ट जो मामूली हीलिंग तक नहीं कर सकता था। शिनजुनो को लगा था कि फाइनली उसे ऐसी गिल्ड मिल गई है जिसे सच में उसकी जरूरत थी, लेकिन वो एक पैथेटिक लूजर की तरह सबको छोड़कर भाग आया। उसके बदले कोई भी और प्लेयर होता तो ज्यादा यूजफुल होता। काश वो कभी अवेकन ही न हुआ होता। लेकिन हीरो का वो सपना जो पहले अनअटेनेबल लग रहा था वो इतना भी मुश्किल नहीं निकला। सिस्टम ने रिपोर्ट दी कि रोडनिक मिल गया है। उस यंग लड़के ने प्लेयर का स्टेटस पाने की सारी कंडीशंस पूरी कर ली थीं। शिनजुनो को होश आने लगा। इन्फॉर्मेशन आई कि प्लेयर शिनजुनो के लिए एक नया रिवॉर्ड अवेलेबल है। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर अब उसे फर्क भी नहीं पड़ता था। शिनजुनो ने फिर से क्रैक की तरफ उन इनविजिबल स्टेप्स को चढ़ना शुरू किया और दूसरी तरफ पहुंचते ही उसका सामना एक मॉन्स्टर से हुआ। सिस्टम ने अनाउंस किया, वेपन क्रिएटर शिनजुनो अपनी पास्ट लाइफ की यादें वापस पा रहा है। रिवॉर्ड डिलीवरी कंप्लीट। हीरो हैरान था कि ये अजीब यादें कहां से आ रही हैं। पास खड़े मॉन्स्टर ने उस पर अटैक शुरू कर दिया। ये अग्रेशन रिकॉर्ड हुई और शिनजुनो ने काउंटर अटैक करने का फैसला किया, लेकिन मॉन्स्टर को कोई डैमेज नहीं हुआ। एक गोलेम के हिसाब से वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल था। अगर उसकी यादें सही थीं तो गोलेम के वीक पॉइंट्स और उसे खत्म करने के तरीके वही पुराने थे। गोलेम टाइप मॉन्स्टर्स के कोई खास वीक पॉइंट्स नहीं होते। जब उन्हें डैमेज होता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। ग्रिड वर्ल्ड स्किल एक्टिवेट हो गई। अब जरूरी था कि एक साथ कई पॉइंट्स पर डैमेज दिया जाए। यूजर सेंटर बन गया और एक ग्रिड मटेरियलाइज हुई जिसकी बाउंड्रीज बहुत दूर तक थीं। इस ग्रिड के रेडियस में जो फील्ड बनी थी वो यूजर की मर्जी से कहीं भी मूव कर सकती थी। ये अटैक इतना सोफिस्टिकेटेड था कि गोलेम इसे झेल नहीं पाया और डिस्ट्रॉय हो गया। शिनजुनो ने सुकून की सांस ली। इंटरमीडिएट गोल पूरा हो गया था। गोलेम टाइप मॉन्स्टर हार चुका था।
हीरो ने सोचा कि ग्रिड वर्ल्ड एक सपोर्ट स्किल थी जो आइटम्स बनाने की स्पीड बढ़ाती है, लेकिन अगर इसे ढंग से मास्टर कर लिया जाए तो इसे ऑफेंसिव मनूवर की तरह भी यूज किया जा सकता है। सिस्टम विंडो में इन्फॉर्मेशन आई कि बॉस मर चुका है, मगर प्रोटैगोनिस्ट को डंजन या उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया। शिनजुनो ने नोटिस किया कि माना एक्टिविटी अनयूजुअली हाई थी। उसकी पैसिव स्किल मैजिक अब्जॉर्प्शन अपने आप एक्टिवेट हो गई। उसके दिमाग में उसकी पुरानी कोशिश की एक याद आई। उस यंग लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि पास्ट लाइफ का क्या मतलब है, पर वो था तो वही, फ्यूचर से एक और हिम। शिनजुनो डर गया। फ्यूचर एक तबाह हुई दुनिया निकली। उस दुनिया में जो हुआ था उसके बारे में बात करना भी स्केरी था। प्लेयर ने उस टाइम का सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज अब्जॉर्ब कर लिया। भले ही वो फ्यूचर था, पर वो उसके वर्ल्ड का फ्यूचर नहीं बनना चाहिए। दोनों में बहुत फर्क था। प्रोटैगनिस्ट के सामने एक स्टेटस विंडो आई। वो सच में एक प्लेयर बन गया था। प्लेयर उन गिने चुने लोगों को कहा जाता था जो चोजन और अवेकेंट होते थे। उसकी नई यादों के मुताबिक फिलहाल इस दुनिया में कोई और प्लेयर नहीं था। लगभग 2 साल में कुछ अवेकेंट लोगों को प्लेयर बनने के लिए चुना जाएगा। उनके सामने एक ब्लू स्क्रीन आई जो सिर्फ उन्हें ही दिखती थी। फ्यूचर में इस मिस्टीरियस सिस्टम के आने से सारे अवेकेंट लोग शॉक हो गए थे। प्लेयर्स को सिर्फ सिस्टम ही नहीं मिला था, बल्कि हर एक को स्पेशल रिवॉर्ड्स, स्किल्स और ऐसी ताकत मिली थी जो नॉर्मल अवेकेंट लोगों के पास नहीं होती। इस अचानक आई सिस्टम और रिवॉर्ड्स का यूज करके प्लेयर्स ने अपनी स्ट्रेंथ बाकी लोगों से बहुत तेजी से बढ़ा ली थी। गिल्ड लीडर के प्लेयर बनने की वजह से डाविनन गिल्ड टॉप लेवल पर पहुंच गई थी। ये गिल्ड हीरो के बहुत क्लोज तो नहीं थी, पर उसकी पास्ट लाइफ में उसकी डेवलपमेंट की वजह यही बनी थी। एक बढ़ती हुई गिल्ड का हिस्सा होने के नाते उस यंग लड़के ने खुद को रेस में बनाए रखने के लिए अपनी स्किल्स को हमेशा पॉलिश किया था। शिनजुनो ने डिसाइड किया कि वो सिस्टम विंडो में अपनी एक्वायर्ड स्किल्स चेक करेगा। ये बहुत कन्वीनियंट निकला क्योंकि स्किल्स वहां, अब ये सारी स्किल्स उसकी पिछली लाइफ से ट्रांसफर हो चुकी थीं। लेकिन जो स्किल उसने उस गोलेम की बॉडी पर यूज की थी वो तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसने बाकी प्लेयर्स से भी कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ उसके पास ही ये स्किल हो? ये स्किल पोल्यूटेड माना से एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती थी। अब डंजन्स के गंदे माना में जो एनर्जी होती है उसे कलेक्ट करना पॉसिबल हो गया था। शिनजुनो ने सोचा कि सबसे पहले तो उसे मरे हुए प्लेयर्स की बॉडीज का कुछ करना होगा। मॉन्स्टर को हराना आसान नहीं था और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इधर हंटर्स एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस से पूछा, क्या वो सच में उसे इतनी आसानी से जाने देने वाले हैं? ये काफी अजीब लग रहा था। एक छोटी सी गिल्ड ने एक अनकन्फर्म्ड डंजन पर अटैक किया और एक्सीडेंट हो गया। 5 में से 4 लोग मारे गए। अकेला सर्वाइवर एक डी रैंक सपोर्ट था। अगर वो लड़ाई के वक्त भाग जाता तो समझ आता, लेकिन इस बंदे ने बॉडीज का ध्यान रखा और एसोसिएशन को रिपोर्ट भी किया। गेट्स पहले ही गायब हो चुके थे, इसलिए इस बात को वेरीफाई करना नामुमकिन था। लड़की ने पूछा कि बॉस का इस बारे में क्या ख्याल है। उसे ये पूरा माजरा बहुत सस्पिशियस लग रहा था। बॉस ने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक डी रैंक सपोर्ट हंटर्स को खत्म कर सकता है? बॉस ने कहा कि ये कोई सिविल मैटर नहीं है और दूसरों की प्रॉब्लम्स की टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं। अगर कुछ अजीब हुआ भी है तो डंजन के अंदर क्या हुआ था ये चेक करना इम्पॉसिबल है। बस इतना ही कर सकते हैं कि चुपचाप सबूत इकट्ठे करें। लड़की ने ऑब्जेक्शन किया कि ऐसा नहीं है, आजकल ऐसे इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं। चीफ ने समझाया कि गेट्स की रिपोर्ट न देना और फिर हंटर्स का गायब हो जाना अब कोई नई बात नहीं रही। अगर वो एसोसिएशन को बताते हैं तो गेट ऑक्शन पर चढ़ जाता है। उन हंटर्स को बस थोड़े से पैसे मिलते, इसलिए वो अपनी जान रिस्क में डालकर वहां चुपचाप चले जाते हैं। एक छोटी गिल्ड के लिए गेट की बिडिंग जीतना लगभग नामुमकिन होता है। उसने कहा कि अगर असिस्टेंट चाहें तो मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए उस यंग लड़के से कांटेक्ट कर सकती है। डिपार्टमेंट हेड ने फाइल स्टडी की। इस प्लेयर का नाम शिनजुन था। उसे इस केस में कुछ बातें इलॉजिकल लग रही थीं। पूरी सिचुएशन वैसे तो क्लियर थी, पर एक फीलिंग आ रही थी कि ये जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरोगेशन के वक्त शिनजुनो बहुत ज्यादा काम था। वो मुश्किल से कभी डंजन्स गया था, पर जो कुछ उसने देखा उसके बावजूद वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे डर ही नहीं लग रहा हो। उसके बोलने में काफी इनकंसिस्टेंसीज थीं, पर ओवरऑल बातें मैच कर रही थीं। ऑफ कोर्स ये बस उसका पर्सनैलिटी ट्रेट भी हो सकता था। डिपार्टमेंट हेड ने सोचा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। या तो कुछ हुआ है या फिर वो कुछ मिस कर रहा है। ये बात उसे इरिटेट कर रही थी। अभी टेंशन लेने का कोई पॉइंट नहीं था, लेकिन भविष्य में सब कुछ ठीक से चेक करना पड़ेगा। इधर हमारा हीरो जितना भी सोचे, कुछ बातें अभी भी फिट नहीं बैठ रही थीं। अनकन्फर्म्ड गेट्स। शिनजुनो को अपनी पिछली लाइफ में इस डंजन की कोई याद नहीं थी। गिल्ड के हर मेंबर ने बिड एप्लीकेशन फॉर्म देखा था जिस पर एसोसिएशन की सील थी, पर अगर एसोसिएशन ने गेट को अनकन्फर्म्ड रजिस्टर किया था तो फिर किसने उनका रूप धरकर डेवॉन गिल्ड को धोखा दिया? या कहीं ये खुद एसोसिएशन तो नहीं थी? हीरो को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि ये सिर्फ डाविन गिल्ड के साथ नहीं हुआ था। डिटेक्टिव ने बताया था कि बिना रिपोर्ट वाले गेट्स और लोगों का गायब होना अब आम बात है। शिनजुनो को सारी डिटेल्स तो नहीं पता थीं, पर गिल्ड्स की न्यूज में कुछ कॉमन था। इसमें मुंडू युन जैसे लीडर और आगे चलकर हीरोज कहलाने वाले बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। शायद कोई था जो हीरोज का वजूद ही मिटाना चाहता था।
ऐसे में अपनी एबिलिटीज को छुपाकर रखना बहुत जरूरी था। मिसिंग प्लेयर्स के केस में शिनजुनो अकेला सर्वाइवर था। ये इन्वेस्टिगेशन अनसॉल्व ही रही। अगर आप सस्पिशियस बिहेव करो तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हीरो ने सोचा कि पहले प्लेयर सिलेक्शन की तैयारी के लिए उसके पास लगभग 2 साल हैं। इस बीच उसे अपनी सारी स्किल्स को यूटिलाइज और डेवलप करना होगा। शिनजुनो ने डिसाइड किया कि उसे बिना किसी की नज़र में आए डेवलप होने का रास्ता ढूंढना होगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा यूजफुल स्किल्स की जरूरत थी। एक पूरा साल बीत गया। पहाड़ों के नीचे उस घने जंगल के ऐसे हिस्से में जहां घुसना नामुमकिन था, वहां प्लेयर एक खतरनाक मॉन्स्टर से भिड़ गया। लड़ाई के बीच में प्लेयर का वेपन टूट गया और तलवार के 2 टुकड़े हो गए। उस यंग लड़के की छाती पर जोर का वार लगा और वो पीछे जा गिरा, पर उसने टूटे हुए स्वॉर्ड के टुकड़े से खुद को संभाला और पैरों पर खड़ा रहा। मॉन्स्टर ने अपना भयानक हमला जारी रखा। वो दरिंदा हवा में ऊंचा उछला और एक और अटैक की तैयारी करने लगा। बाकी स्क्वाड मेंबर्स ये सब देखकर डर के मारे कांप रहे थे। वो हेवली आर्म्ड मॉन्स्टर उस निशस्त्र प्लेयर की तरफ बढ़ रहा था जो जमीन पर बैठा पीछे हट रहा था। ये एक डी रैंक नल था, एक हाई लेवल क्रीचर जिसकी फिजिकल ताकत आम नल से कहीं ज्यादा थी। इस मॉन्स्टर की स्किन पर मैजिक का कोई असर नहीं होता था। प्लेयर ने सोचा कि ई रैंक डंजन के नल को तो अब तक ठंडा हो जाना चाहिए था। डी रैंक्स में भी ये मॉन्स्टर सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता था। टैंक फौरन स्वॉर्ड्समैन की मदद के लिए भागा और अपनी ढाल आगे कर दी। नल ने उस पर हमला बोल दिया। टैंक ने कहा कि अगर वो सिर्फ डिफेंड करते रहे तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। उसने चिल्लाकर कहा कि उन्हें डैमेज देने का मौका ढूंढना होगा। लो लेवल हंटर्स के लिए ये एक आफत था। ग्नोम्स को ये निकनेम सिर्फ उनकी फिजिकल ताकत की वजह से नहीं मिला था। नॉर्मली इस रैंक के मॉन्स्टर्स मैजिक के सामने कमजोर होते हैं। एडवेंचर पार्टी चाहे कितनी भी लो लेवल हो, वो हमेशा स्पेल्स पर भरोसा करती है। लेकिन गोब्लिन लॉर्ड एक एक्सेप्शन था। वो हंटर्स जो अपने सिंपल स्पेल्स पर बहुत उछल रहे थे, उन्हें पहली बार डर महसूस हुआ। उनकी लापरवाही की कीमत पूरी पार्टी की तबाही थी। प्लेयर ने सोचा कि उनके पास सिर्फ एक फाइटर है जो फिजिकल डैमेज दे सकता है, पर वो भी 1-on-1 बैटल नहीं झेल पाया और अपना वेपन खो बैठा। स्वॉर्ड्समैन ने टैंक से कहा कि उसके पास अब कोई वेपन नहीं बचा तो वो डैमेज कैसे देगा। प्लेयर ने सोचा काश उसे पता होता कि अंजाम ऐसा होगा तो वो इतना लालच नहीं करता और ज्यादा लोगों को साथ लाता। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कम लोग रखने की उसकी चाहत इतनी बड़ी हार बन जाएगी। स्वॉर्ड्समैन ने एक तरफ देखा और नोटिस किया कि एक प्लेयर कुछ बिल्कुल अलग ही काम में बिजी है। वो एक पोर्टर था। वो लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहा था, बल्कि उसका काम मैजिक क्रिस्टल्स जैसे बाय प्रोडक्ट्स कलेक्ट करना और उठाना था। जब तक किसी में माना सेंस करने की काबिलियत होती है वो ये काम कर सकता है। इसलिए अवेकेंड लोगों के बीच पोर्टर्स की इज्जत कुछ खास नहीं होती थी। स्वॉर्ड्समैन को याद आया कि वो अपने साथ एक पोर्टर लाया था, और अब जब सब लोग मॉन्स्टर से पिट रहे थे, ये बंदा बड़े आराम से अपना काम कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पोर्टर के पास क्रिएटिव एबिलिटीज थीं, पर उससे ज्यादा उम्मीद रखना बेकार था। प्लेयर उसके पास गया और पूछा कि क्या वो एक तलवार बना सकता है। उस यंग लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। प्लेयर ने उससे कहा कि तलवार को जितना हो सके मजबूत बनाना। यंग लड़के ने माफी मांगते हुए याद दिलाया कि वो यहाँ पोर्टर बनकर आया है, सपोर्ट नहीं। स्वॉर्ड्समैन ने कड़वे लहजे में कहा कि ये सब बातों का वक्त नहीं है। आखिरकार वो सब मर सकते हैं। अगर वो इस नल को नहीं हरा पाए तो पोर्टर भी जिंदा नहीं बचेगा। शिनजुनो मान गया, पर उसने एक शर्त रखी। डंजन क्लियर करने के बाद प्लेयर्स को उसकी इस एबिलिटी के बारे में भूलना होगा और रिवॉर्ड बांटते वक्त उसे सपोर्ट की तरह पे करना होगा। स्वॉर्ड्समैन भड़क गया। उससे अच्छी क्वालिटी के वेपन्स की उम्मीद करना मुश्किल था, जो क्रिएटर नहीं बन पाया और पोर्टर बन गया। क्या उसे सच में लगता था कि सिर्फ वेपन से डंजन क्लियर हो सकता है? पोर्टर ने ठंडे दिमाग से कहा कि ये तो मजाक है। बिना अच्छे वेपन्स के डंजन क्लियर नहीं हो सकता। वेपन्स का होना जरूरी है। शिनजुनो ने कॉन्ग्रेचुलेट के साथ डिक्लेयर किया कि उसके वेपन्स के साथ वो इस डंजन को क्लियर कर लेंगे। इधर ओवरकिल गिल्ड, जो देश की 3 बड़ी गिल्ड्स में से एक है, असिस्टेंट ने बताया कि अवेकेंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने मदद के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। बॉस ने कंफर्म किया कि क्या ये उस डंजन की वजह से है जिसमें रैंक एरर आया था। असिस्टेंट ने हाँ कहा। पहली नज़र में ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, पर रियलिटी में वो कुछ भी देने को तैयार हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। शायद ही कोई ऐसा अवेकेंड है जो उन फोर्सिबली क्लोज्ड गेट्स के अंदर जा सके। चीफ ने फोटो देखी और एक बंदे का चेहरा। चीफ को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। कुछ हफ्ते पहले सोचो एरिया में एक रैंक एरर वाला डंजन दिखाई दिया था। चीफ को याद आया कि उस वक्त पास में ही उसका एक असाइनमेंट था। ये यंग लड़का पक्का वहां मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक उसका नाम एक पोर्टर के तौर पर लिखा गया था। भले ही ऐसे केसेस दोबारा हो जाएं, पर एरर्स वाले डंजन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। रैंक एरर्स वाले ऐसे डंजन्स जहां सर्वाइवर्स बचे हों, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। लेकिन ये पोर्टर पहले ही 2 बार सर्वाइवर्स में शामिल रह चुका है। ऐसा इत्तेफाक होना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है कि आजकल एरर्स वाले डंजन्स ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले एक डी रैंक डंजन बी रैंक बन गया और अंदर की पूरी स्क्वाड खत्म हो गई। बॉस ने कहा कि अवेकेंड एसोसिएशन परेशानी में डूबी हुई है। उनकी क्रिटिसिज्म हर तरफ बढ़ती जा रही है।
डंजन्स को प्रेडिक्ट करना, एनालाइज करना और उन्हें रैंक देना एसोसिएशन का काम है। जिसने ये गलती की उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। बॉस ने कहा कि उनकी गिल्ड में ऐसे लोग हैं जिनके पास इन्फिल्ट्रेशन स्किल्स हैं, इससे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ वक्त के लिए वो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट करेगा और सिचुएशन पर नजर रखेगा। लीडर ने अपनी पुरानी रिक्वेस्ट की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। लड़की ने जवाब दिया कि उसने कई जगह ढूंढा पर उसे ए रैंक या उससे ऊपर का वेपन क्रिएटर नहीं मिला। हालांकि उसे एक जापानी लोहार से बी रैंक वेपन मिल गया था। मैनेजर ने कहा कि ए रैंक से नीचे का कोई भी वेपन टूट जाएगा जैसे ही वो अपनी एबिलिटी यूज करेगा। सपोर्ट क्लास क्रिएटर्स बहुत ही कम थे। उसने अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर दिया कि ढूंढना जारी रखे। वो वेपन्स बर्बाद कर करके थक चुका था। एक एम्प्लॉय ने ऑफिस में झांक कर रिपोर्ट दी कि कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। उसने बताया कि एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर उसने एक जगह चेक की, एक डी रैंक डंजन जहां उनके न्यूबीज का एक ग्रुप गया था। मैनेजर टाइहून ने पूछा कि ज्वाइन करने के बाद उनका रैंक क्या था। आदमी ने जवाब दिया कि अब वो हाईएस्ट रैंक सी है। टाइहून ने कहा कि वो नए रिक्रूट्स को ऐसे ही बिना सोचे समझे इग्नोर नहीं कर सकता। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन जैसी थी। लीडर ने कहा कि वो इसे खुद संभाल लेगा। गेट्स पर सिक्योरिटी का पहरा था और उन्हें मॉनिटर किया जा रहा था। शहर के लोग बड़े इंटरेस्ट से ये सब देख रहे थे। प्रेस के लोग भी तुरंत वहां जमा हो गए। ओवरकिल गिल्ड के मेंबर्स गेट्स पर पहुंचे। जर्नलिस्ट ने लीडर यून टाइहून से रैंकिंग एरर्स वाले डंजन्स के केसेस पर बात करने को कहा। गिल्ड लीडर टाइहून ने सिचुएशन की रिपोर्ट मांगी। एक औरत ने बताया कि मेन स्क्वाड में 6 हंटर्स, 2 सपोर्ट्स और 1 असिस्टेंट हैं। सब के सब रिक्वायर्ड रैंक से ऊपर थे, लेकिन जब डंजन अपना लेवल बदल कर सी कर देता है तो नंबर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। टाइहून ने पूछा कि उन्हें गए हुए कितना टाइम हो गया है। औरत ने जवाब दिया कि लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। गिल्ड लीडर ने उसे भरोसा दिलाया कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। टाइहून गिल्ड के एक एम्प्लॉय के साथ गेट की तरफ बढ़ा। वो मिन्हीसू थी, एक बी रैंक सपोर्ट। उसकी क्लास सबस्पेस क्रिएटर थी। वो गिल्ड मास्टर की सेक्रेटरी का काम भी करती थी। वो बंद या छुपी हुई जगहों के अंदर सबस्पेस बना सकती थी। इन्फिल्ट्रेशन स्किल एक्टिवेट हो गई। इसने उसे माना के बहाव को चीरने और रास्ते की रुकावटों, यहां तक कि गेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने की परमिशन दी। पर जब दूसरे डायमेंशन में जाना हो तो ये स्किल सिर्फ यूजर पर ही काम करती थी। मिन्हीसू ने गिल्ड लीडर को बहुत ज्यादा सावधान रहने की वार्निंग दी। डंजन की गहराई में अंधेरे की तरफ जाती हुई एक टनल दिखाई दे रही थी। टाइहून ने नोटिस किया कि यहाँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। ऐसा क्यों था? गंदी स्मेल से लग रहा था कि यहाँ कोई रेप्टाइल रहता है। जमीन सस्पिशियस हद तक साफ थी, जिसका मतलब था कि मॉन्स्टर दिमाग वाला है। डंजन के रैंक को देखते हुए ये साफ था कि वो लिजार्ड काफी पुरानी थी। जो लिजार्ड डिस्ट्रॉय हुई थी उसका डेंजर लेवल क्लास डी था। गिल्ड लीडर आगे गया और उसने कई मरे हुए मॉन्स्टर्स देखे। उनकी गिनती से स्क्वाड की ताकत और साइज का अंदाजा लगाया जा सकता था। सिचुएशन को एनालाइज करते हुए वो टीम की हालत समझ गया। टाइहून ने सोचा कि शायद वो सब पहले ही मर चुके हैं। वो इस ख्याल को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। लेकिन जब टाइहून स्क्वाड की उस जगह पहुंचा जहां उनके होने की उम्मीद थी तो उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने सोचा भी नहीं था। प्लेयर्स अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। आर्चर दूर से अटैक करते हुए लगातार निशाना लगा रहा था। गिल्ड लीडर एकदम हैरान रह गया। क्या ये प्लेयर्स सच में इन मॉन्स्टर्स को हैंडल कर पा रहे थे? अगर उनकी मूवमेंट्स और स्पीड देखी जाए तो लिजार्ड्स कहीं ज्यादा स्ट्रांग थीं। फर्क साफ दिख रहा था। उनमें से एक मॉन्स्टर ने अपनी यूनिक एबिलिटी यूज की और चालाकी से प्लेयर के पास पहुंचकर अपना वेपन उस पर उठा दिया। लेकिन मॉन्स्टर का वो वार अचानक एक मैजिक स्वॉर्ड ने रोक लिया जो कहीं से भी एकदम से प्रकट हो गई थी। टाइहून हैरान था। क्या ये मैजिक था? पर वेपन तो हवा से निकलकर आया था। इसे किसने समन किया होगा? गिल्ड लीडर ने देखा कि एक पोर्टर अकेला खड़ा है। उनकी नजरें मिली। टाइहून ने उंगलियों पर सारे प्लेयर्स गिने तो 10 निकले, पर उसे अच्छे से याद था कि वो लोग सिर्फ 9 ही थे। ये बंदा यहाँ क्या कर रहा था? पोर्टर का ध्यान गिल्ड लीडर की तरफ चला गया और ठीक उसी वक्त मॉन्स्टर ने बेबस प्लेयर्स पर अपना वेपन उठाया। टाइहून ने पोर्टर को इग्नोर किया और मदद के लिए लपका। शिनजुनो ने उम्मीद नहीं की थी कि यून टाइहून खुद उनका मसीहा बनकर आएगा। गिल्ड लीडर के पास ऐसा वेपन था जिसे बैकअप की जरूरत ही नहीं थी। टाइहून मॉन्स्टर से भिड़ गया और उसे बाकियों से दूर धकेलने लगा। गिल्ड लीडर ने हाथ हिलाकर प्लेयर्स को जितना हो सके दूर जाने को कहा। उन्होंने अपने बॉस का शुक्रिया अदा किया। यून टाइहून ने मॉन्स्टर पर इतने जोर से अटैक किया कि बाकियों को उस खतरनाक एरिया से निकलने का मौका मिल गया। टक्कर के बीच मॉन्स्टर तबाह हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लीडर ने सोचा कि उसने तो अभी अपनी पूरी ताकत यूज भी नहीं की थी। अफसोस बी रैंक वेपन अभी भी बहुत कमजोर लग रहा था। शिनजुनो ने यून टाइहून से पूछा कि क्या हर बार ऐसा ही होता है? वेपन के इतने घिसे होने के साथ उन्हें बिल्कुल एज पर लड़ना पड़ रहा था। गिल्ड लीडर ने नोट किया कि पोर्टर बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है। शिनजुनो ने एक नया वेपन क्रिएट किया और उसे गिल्ड लीडर को ट्राई करने के लिए दिया। टाइहून ढंग रह गया। क्या ये यंग लड़का सच में सिर्फ एक इशारे से ऐसी ब्लेड बना सकता है? ये पक्का एक असली वेपन क्रिएटर और महान मास्टर होगा।
पर अगर ऐसा है तो ये लड़का सिर्फ एक असिस्टेंट के तौर पर क्यों लिस्टेड था? ऐसी अफवाहें थीं कि इनएक्सपीरियंस्ड मर्सनरी सपोर्ट्स मजबूरी में काम करते हैं। पोर्टर ने कहा कि उसकी एक शर्त है, एक बार डंजन क्लियर हो गया तो सबको उसके और उसकी स्किल्स के बारे में भूलना होगा। टाइहून ने ऑब्जेक्शन किया कि वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता। शिन जुनो ने जवाब दिया कि फिर गिल्ड लीडर अपना हाई रैंकिंग वेपन खुद ही तोड़ ले। टाइहून ने पोर्टर की ब्लेड पकड़ी और सोचा कि स्किल्स यूज करते वक्त ये वैसे भी टूट ही जाएगी, पर एक्स्ट्रा वेपन रखने में कोई बुराई नहीं थी। उसने सब कुछ भूलने का वादा किया और मॉन्स्टर्स की तरफ निकल पड़ा, उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से। पहले तो टाइहून को नहीं पता था, पर जल्द ही उसे रियलाइज हुआ कि अब वो अपनी सारी स्किल्स यूज करके पूरी ताकत से लड़ सकता है। पहली ही टक्कर में मॉन्स्टर का वेपन टूट गया। गिल्ड लीडर तो हैरान होना ही था। वो बस अटैक को पैरी वाला था, पर दुश्मन की ब्लेड पहले ही टूट गई। इस नई स्वॉर्ड को चलाना बहुत आसान था। क्या वो सच में इतना पावरफुल था? मतलब ये पोर्टर एक वेपन मेकर था जो मौके पर ही कम से कम बी रैंक ब्लेड बना सकता था। टाइहून ने अपनी नई स्वॉर्ड से उस जायंट मॉन्स्टर से लड़ना जारी रखा। गिल्ड लीडर देखना चाहता था कि ये कब तक टिकती है। अगले अटैक में मॉन्स्टर को एक फेटल वुंड मिला। उसके चेस्ट में आग लग गई और वो चिल्लाने लगा। एंड में मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो गया और ब्लेड बिल्कुल सही सलामत रही। उसका निशाना तक धुंधला नहीं हुआ था। प्लेयर ने गिल्ड लीडर का शुक्रिया अदा किया। आखिरकार वो यून टाइहून की वजह से ही जिंदा बचे थे। लीडर खुश था कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। प्लेयर्स ने माना कि वो अपने वेपन से नहीं जीत सकते थे, पर उस बंदे की मदद से वो रास्ता बनाने और सरवाइव करने में कामयाब रहे। यून टाइहून पोर्टर के पास गया और उसका नाम पूछा। पोर्टर ने जवाब दिया कि इसका कोई फायदा नहीं है, कोई एक मामूली असिस्टेंट का नाम क्यों जानना चाहेगा। गिल्ड लीडर ने ऑब्जेक्शन किया, उन्हें एक दूसरे को नाम से बुलाना चाहिए। उसने अपना इंट्रो यून टाइहून के तौर पर दिया। असिस्टेंट ने भी अपना नाम शिनजुनो बताया। उसने ऐड किया कि वो माना क्रिस्टल्स को डंजन के एंट्रेंस पर छोड़ देगा। स्क्वाड कमांडर ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वो समझ गया। टाइहून ने असिस्टेंट से कहा कि अपना सामान वहीं छोड़े और उसके साथ बॉस हॉल चले। शिनजुनो ने टोकते हुए कहा कि वो यहाँ सिर्फ एक पोर्टर है, पर गिल्ड लीडर ने जवाब दिया कि ये एक एबनॉर्मल डंजन है। अगर उन्होंने बॉस को नहीं हराया तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। शिनजुनो ने एतबार किया कि टाइहून तो अकेले ही सब संभाल सकते हैं। गिल्ड लीडर ने समझाया कि कोई भी वेपन उसकी यूनिक एबिलिटीज को झेल नहीं सकता। वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ब्लेड टूट ही जाती है। पर उस यंग लड़के ने पूरे यकीन के साथ कहा कि उसकी बनाई हुई तलवार उसे धोखा नहीं देगी। टाइहून ने नोट किया कि रैंकिंग एरर वाले डंजन में कुछ भी हो सकता है। यहाँ के क्रीचर्स आम लिजार्ड से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। अगर यहाँ का बॉस भी उनकी तरह ही पावरफुल हुआ तो उसे पूरी सीरियसनेस के साथ हैंडल करना होगा। शिनजुनो मान गया। अब उसके पास गिल्ड लीडर के साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बॉस के कमरे की तरफ जाने वाली टनल एकदम काले अंधेरे में डूबी हुई थी। वो बॉस असलियत में किंग ऑफ द लिजार्ड्स निकला। भले ही उसका कद छोटा था, पर उसकी ताकत और स्पीड आम लिजार्ड से कई गुना ज्यादा थी। टाइहून ने कहा कि ऐसे केस में बेहतर है कि रैंक्स और बाकी सारी इन्फो भूल जाएं। गिल्ड लीडर ने सजेस्ट किया कि उसका साथी जितना जल्दी हो सके मॉन्स्टर का काम तमाम कर दे। टाइहून ने फिर कहा कि वरना ब्लेड के 2 टुकड़े हो सकते हैं, पर शिनजुनो ने फिर कॉन्फिडेंस से वही बात कही कि उसकी तलवार नहीं टूटेगी। उस गुस्सैल लिजार्ड ने किसी इन्विटेशन का वेट नहीं किया और तुरंत वहां आए लोगों पर हमला कर दिया। गिल्ड लीडर और मॉन्स्टर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों तरफ के ओपोनेंट्स एकदम डिटर्मिन्ड थे। टाइहून ने अपनी स्किल, हिम्मत और तलवार चलाने की लाजवाब प्रोफिशिएंसी दिखाई। उसने दिखा दिया कि वो गिल्ड लीडर के टाइटल के लायक है। आग उगलने वाले मॉन्स्टर ने फ्लेम्स छोड़ी और एक नए अटैक की तैयारी की। अचानक टाइहून और मॉन्स्टर के बीच एक इनविजिबल शील्ड आ गई, जिसने बीस्ट के अटैक को पूरी तरह फेल कर दिया। गिल्ड लीडर ने हैरानी से पूछा, क्या ये लड़का सिर्फ वेपन्स नहीं बनाता? शिनजुनो ने पलटकर पूछा, क्या शील्ड एक वेपन नहीं है? क्या टाइहून ने कभी इससे अटैक नहीं किया? गिल्ड लीडर ने कहा कि जब वो डंजन से बाहर निकलेंगे तो वो इस लड़के से बहुत सारे सवाल पूछेगा। मॉन्स्टर ने अपने ओपोनेंट की मूवमेंट्स रोकने के लिए एक मेटल चेन का यूज किया और टाइहून की तलवार उसमें लिपट गई। शिनजुनो ने गिल्ड लीडर से कहा कि ये खेल कूद बंद करें और एक असली वॉरियर की तरह लड़ें। टाइहून ने उसे याद दिलाया, क्या ये पोर्टर ही नहीं था जिसने उसे ये स्वॉर्ड टेस्ट करने को कहा था? बॉस, जिसे पहले ही काफी जख्म लग चुके थे, उसने एक भाला उठाया और हीरो पर अटैक करने का फैसला किया, ये सोचकर कि यंग लड़के के पास कोई वेपन नहीं बचा है। मॉन्स्टर बिल्कुल पास आ गया, पर शिनजुनो के आगे एक इनविजिबल शील्ड आ गई। उस यंग लड़के ने पूछा, इस बदमाश ने अपना वेपन किस पर ताना? आखिरकार वो तो बस एक पोर्टर था। टाइहून गुस्से में आग बबूला होकर पीछे से अपने दुश्मन के पास पहुंचा। बाहर गेट पर गार्ड्स अभी भी खड़े थे और जर्नलिस्ट खबर का वेट कर रहे थे। फाइनली गेट्स थोड़े से खुले और प्लेयर्स बाहर आए, जिनके आगे उनका लीडर यून टाइहून था। रिपोर्टर्स ने तुरंत पूछा कि डंजन के अंदर क्या हुआ था। गिल्ड लीडर बॉस के बारे में क्या बता सकते हैं? क्या टीम के साथ सब ठीक है? सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या गिल्ड लीडर खुद ठीक हैं? क्या उन्हें कोई जानलेवा चोट तो नहीं आई? प्लेयर्स ने टाइहून को टाइम पर बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया।
अगर वो ना होता तो उनकी हालत खराब हो जाती। पोर्टर ने स्क्वाड कमांडर से कहा कि उसे उसकी पेमेंट मिल गई है और वो अब यहाँ और रुकने का इरादा नहीं रखता। एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि गिल्ड लीडर ने इतनी जल्दी डंजन क्लियर कैसे कर लिया, शायद ये बहुत आसान निकला। टाइहोन ने अपने असिस्टेंट की तरफ पीछे मुड़कर देखा और जवाब दिया कि वो यहाँ का स्टार नहीं है, उसकी मदद की गई थी। हालांकि वहां मौजूद लोगों को यकीन था कि जब स्क्वाड अपना बचाव कर रही थी तब गिल्ड लीडर ने अकेले ही सबको ढेर कर दिया। प्लेयर्स ने कंफर्म किया कि उनके वेपन्स टूट गए थे, उनके पास कोई चांस नहीं था और ये सिर्फ लीडर के आने की वजह से हुआ कि मॉन्स्टर्स हार गए। टाइहोन ने उन्हें याद दिलाया कि वेपन्स उसी असिस्टेंट ने बनाए थे, सिर्फ उसी वजह से वो उसके आने तक टिके रह पाए। स्क्वाड कमांडर हैरान था, वो किसकी बात कर रहा है। टाइहोन ने एक्सप्लेन किया कि वो सपोर्ट, असिस्टेंट और वेपन्स के क्रिएटर की बात कर रहा है। कमांडर ने माना कि हाँ, उनके साथ एक असिस्टेंट था जो स्क्वाड को सपोर्ट कर रहा था, पर क्या उसे वेपन्स बनाना आता था? आर्चर ने इस पर एतबार किया। आर्चर ने पलटकर जवाब दिया कि उसे ऐसा कुछ याद नहीं है। गिल्ड लीडर एकदम सुन्न रह गया। क्या प्लेयर्स ने सच में उस यंग लड़के को वेपन्स बनाते हुए नहीं देखा था? पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस असिस्टेंट के पास तो क्रिस्टल्स निकालने के लिए पिकैक्स तक नहीं थी, शायद क्रिस्टल्स कलेक्ट करते वक्त उसने वो घुमा दी थी। टाइहोन हैरान था, ये कैसे पॉसिबल था? वो लोग उन्हीं वेपन्स के साथ इधर उधर दौड़ रहे थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। क्या वो सच में सब कुछ भूल गए? और तभी गिल्ड लीडर को वो शर्त याद आई, सबको असिस्टेंट और उसकी स्किल्स के बारे में भूलना था। उसने सोचा कि शायद ये वो रेंट था जो उसे भरना पड़ा, पर वो यंग लड़का ऐसी स्किल कैसे यूज कर सकता है जो सिर्फ ए रैंक और उससे ऊपर के क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल होती है। यंग टाइहोन अचानक मुड़ा और एक अनजान डायरेक्शन में भाग गया। सब दंग रह गए। गिल्ड लीडर को क्या हो गया था? असिस्टेंट और सेक्रेटरी उसके पीछे भागे और पूछा कि क्या चक्कर है, पर टाइहोन को वो मिसिंग पोर्टर कहीं नहीं मिला। उसने ही सू को ऑर्डर दिया कि एक बंदे को अर्जेंटली ढूंढो। सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी कि शिंजुनो की लोकेशन मिल गई है। आज दोपहर 1 बजे के आसपास वो सोंगपा एरिया में 5 लोगों के ग्रुप के साथ एक डी रैंक डंजन में एंटर हुआ है। टाइहोन ने लड़की का शुक्रिया अदा किया और बोला कि बढ़िया काम किया है। सोंगपा ज्यादा दूर नहीं था। सेक्रेटरी हेसु हैरान थी, शिंजुनो तो बस एक डी रैंक क्रिएटर था, उसमें गिल्ड लीडर को इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा था? टाइहोन ने एक बार फिर उस यंग लड़के की फाइल ध्यान से स्टडी की। उसमें सच में डी रैंक क्रिएटर ही लिखा था, शक करने की कोई वजह नहीं थी। सारी अवेलेबल इन्फो यही बता रही थी कि शिंजुनो वही है जो वो क्लेम कर रहा है, लेकिन वो रेंट खुद इस बात को गलत प्रूव कर रहा था। वेपन्स क्रिएट और ट्रांसफर करते वक्त ये आपको डेप्टर पर एक रिक्वायरमेंट के फॉर्म में फी चार्ज करने की परमिशन देता है। ऐसी रिक्वायरमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी और लेवल क्रिएटर की स्किल पर डिपेंड करती है। वो स्किल एकदम इम्पैकेबल थी। गिल्ड लीडर ने पहले कभी रेंट का ऐसा यूज नहीं देखा था। एक ऐसी स्किल जो आसानी से दौलत दिला सकती थी, उसे सिर्फ अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए यूज किया गया था। उसने सोचा कि ऐसा क्रिएटर आसानी से हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकता है। तब टाइहोन ने एक ऐसी फीलिंग महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं की थी, अपने वेपन के टूटने के डर के बिना पूरी ताकत से लड़ने की एबिलिटी। अपनी लाइफ में वो ऐसे कई ब्लैकस्मिथ से मिला था जिन्हें सबसे महान माना जाता था। गिल्ड मास्टर उन मास्टर्स की ब्लेड्स को अपनी स्किल्स के लिए उनकी मजबूती और सूटेबिलिटी के लिए टेस्ट करता था। टाइहोन के हाथों में वो ब्लेड्स एकदम लाल गर्म हो जाती थीं और कभी कभी अपनी प्रॉपर्टीज खो देती थीं। ज्यादा यूज के बाद वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती थीं। वो बड़े बड़े मास्टर्स खुद को ह्यूमिलिएटेड महसूस करते थे क्योंकि वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते थे। टाइहोन को अपने लायक कोई वेपन नहीं मिल रहा था। इसके अलावा क्रिएशन में उसकी स्किल सिर्फ आम वेपन्स के फॉर्म तक ही लिमिटेड थी। पर इस यंग लड़के की बनाई हुई ब्लेड्स किसी रूल को नहीं मानती थीं, जैसे उन पर कोई लिमिटेशन ही ना हो। टाइहोन ने सोचा कि अगर शिंजुनो ये कर सकता है तो वो कुछ ऐसा बना सकता है जो आम वेपन्स के साथ नामुमकिन है। एवरेज एक डी रैंक डंजन क्लियर करने में 5 लोगों के ग्रुप को लगभग 4 घंटे लगते हैं। अभी लगभग 1 घंटा बीत चुका था। गिल्ड लीडर ने सेक्रेटरी हेसु से पूछा कि आज का और क्या प्लान है। लड़की ने जवाब दिया कि शाम 7 बजे ग्लो की मीटिंग हुन्मू से है। टाइहोन ने मीटिंग कैंसिल करने को कहा। वो आज काम से जल्दी निकलने वाला था। टाइहोन उस गेट की तरफ बढ़ा जहां डंजन क्लियरिंग स्क्वाड काम कर रही थी। प्लेयर्स के साथ लड़ाई में एक और मॉन्स्टर हार गया। जैसा सोचा था, मॉन्स्टर पूरी तरह तबाह हो गया। नाइट ने सोचा कि ये नामुमकिन है। क्या ये वेपन सच में एक असिस्टेंट ने बनाया है? ये बॉस के वेपन को तोड़ने के लिए काफी था। जब नाइट का वेपन टूटा था, उसने सोचा था कि सब खत्म हो गया। किसने सोचा था कि असिस्टेंट के पास ऐसी स्किल होगी? उसने अपनी लाइफ में ऐसी क्वालिटी की तलवारें नहीं देखी थी। नाइट ने इस वेपन के लिए असिस्टेंट को दिल से शुक्रिया कहा। प्लेयर्स ने डिसाइड किया कि अगर प्रोटैगनिस्ट पहले से किसी गिल्ड में नहीं है तो वो उसे रिक्रूट कर लेंगे। नाइट ने कहा कि ऐसे टैलेंट को सिर्फ असिस्टेंट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। उसकी नज़र अच्छे प्लेयर्स पर बहुत तेज है। शिंजुनो ने सोचा कि उसने बहुत ज्यादा माना खर्च कर दी है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे ऐसा ग्रुप मिलेगा जो एक नॉर्मल डंजन को मुश्किल से संभाल पा रहा है। शिंजुनो समझ गया कि अगर उस मोमेंट पर उसके पास माना बचा होता तो सब कुछ अलग होता। वो माना की इनक्रेडिबल अमाउंट
गोलेम को खत्म करने के बाद डंजन में उसने जो माना फील किया था वो सब खर्च करने के बाद अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ था। हमारा हीरो सोच रहा था कि अब उसके पास एक नॉर्मल अवेकन डी रैंक से ज्यादा माना नहीं बचा है। खैर, इतना तो काफी था कि वो वेपन्स क्रिएट कर सके। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पास्ट लाइफ की यादें इतनी ज्यादा काम आएंगी। एक क्रिएटर की मेन स्किल होती है आइटम्स क्रिएट करना। वैसे तो लगता है कि आइटम की क्वालिटी माना की कॉस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन इस स्किल की इफेक्टिवनेस बढ़ाने का एक ऐसा तरीका है जो अभी तक किसी को नहीं पता, और वो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप जिस आइटम को बना रहे हो उसकी समझ जितनी गहरी होगी उसकी क्वालिटी उतनी ही टॉप क्लास होगी। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती है माना की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। मतलब अगर आप उतना ही माना यूज करके वही आइटम बनाओ तो रिजल्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिल्कुल अलग हो सकता है। जब हीरो को ये पता चला था तो उसने बहुत कड़ी ट्रेनिंग की थी। एक सपोर्ट के तौर पर उसने मटेरियल्स पर रिसर्च की, हंटर्स के साथ पढ़ाई की, वर्कशॉप्स गया और वेपन क्राफ्टिंग के लेसन्स लिए। लेकिन अभी जो फीलिंग आ रही थी वो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। जितना माना खर्च हुआ था उसके मुकाबले क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्रिएशन और रेंटल फीस दोनों को एक साथ यूज करना काफी मुश्किल काम है। माना इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं तो वो तो जल्दी मिलने से रहे। शिनजुनो ने सोचा कि कम से कम वो माना पोशंस तो खरीद ही सकता है, जो अकेली ऐसी चीज है जो इंडस्ट्रियल स्केल पर बनती है। उसे और पोशंस ऑर्डर करनी पड़ेंगी, पर वो यंग लड़का समझ गया था कि उसकी सैलरी के हिसाब से ये खर्चा उसके बस के बाहर है। कोई भी डी रैंक क्रिएटर को सपोर्ट की तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। शिनजुनो ने सिचुएशन को स्टडी किया और रियलाइज किया कि सिर्फ कुछ डंजन्स क्लियर करने से काम नहीं चलेगा। एक सिंगल डंजन से उसे 1% से ज्यादा नहीं मिलता, जो बहुत ही इनएफिशिएंट है। अब बस एक ही रास्ता बचा था, एक अबनॉर्मल डंजन ढूंढना। ज्यादा माना एक साथ एब्जॉर्ब करने का वही एक तरीका था। नॉर्मल डंजन्स के मुकाबले वहां अब्जॉर्प्शन रेट कम से कम 10 गुना ज्यादा होता है। दुख की बात यह थी कि ऐसे डंजन की डिफिकल्टी अंदर जाने से पहले प्रेडिक्ट करना नामुमकिन था। पास्ट में उसकी हालत खराब हो जाती अगर गिल्ड लीडर पास ना होता। अब इस डंजन में उसका सामना लगभग सी रैंक के बॉस से होने वाला था और उसे उसके लिए तैयार रहना था। अवेकन डी रैंक के तौर पर डेवलप होने का एक ही तरीका था कि वो देखे कि माना अब्जॉर्ब करने पर उसे क्या रिवॉर्ड मिलता है। अगला गेट क्लियर करने के बाद ग्रुप लीडर ने सबको अच्छे काम के लिए थैंक्स कहा और प्लेयर्स ने एक दूसरे को बाय बोला। शिनजुनो ने सोचा कि इस बार भी सब ठीक रहा और यादें मिटा दी गई हैं जैसा होना चाहिए था। तभी किसी ने उसे आवाज दी। उस यंग लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो गिल्ड लीडर टाइहून अपनी सेक्रेटरी के साथ खड़ा था। टाइहून पास आया और पूछा कि क्या उसे याद है। शिनजुनो हैरान था, क्या इस आदमी की यादें इरेज नहीं हुई? शिनजुनो ने जवाब दिया कि उसे कुछ याद नहीं है। क्या हम पहले मिले हैं? टाइहून ने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा और उसने अपना बिजनेस कार्ड हीरो को पकड़ा दिया। गिल्ड लीडर ने कहा कि वो कुछ डिस्कस करना चाहता है। कार्ड पर देश की सबसे बेहतरीन गिल्ड्स में से एक ओवरकिल का नाम था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि इतनी बड़ी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए ये अभी बहुत जल्दी है, उसे मना करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। शिनजुनो ने मुंह फेरा और कहा कि वो बिजी है, उसका डिनर अपॉइंटमेंट है। टाइहून ने पॉइंट आउट किया कि अगर वो मान गया तो पछताएगा नहीं, बात छोटी होगी और डिनर उसकी तरफ से होगा। शिनजुनो ने कहा कि उसके इंटरलोक्यूटर की पोजीशन गिल्ड हेड के तौर पर काफी अच्छी है, उसके पास डी रैंक असिस्टेंट से मिलने का भी टाइम है। शिनजुनो ने सोचा कि उसे चेक करना चाहिए कि गिल्ड लीडर पर रेंट का कितना असर हुआ है। वो मान गया। दोनों एक ट्रेंडी रेस्टोरेंट गए और अपनी बात जारी रखी। शिनजुनो ने पूछा कि ओवरकिल गिल्ड के हेड को एक डी रैंक सपोर्ट से क्या काम हो सकता है। ये तो पक्का था कि वो बस गप्पे मारने नहीं आया था। टाइहून ने बताया कि वो एक बर्सेकर क्लास है। शिनजुनो शायद ये समझ ही गया था। उसके पास गजब की ताकत थी, पर उसे एक ऐसा वेपन चाहिए था जो उस ताकत को झेल सके। एक बर्सेकर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सही वेपन का सप्लायर ढूंढना। टाइहून ने ऐड किया कि उसने ऐसे बंदे के लिए हर जगह तलाश की है। इसी मकसद के लिए उसने देश विदेश घूमकर सबसे बड़े ब्लैकस्मिथ से मिलता रहा। अगर कहीं हल्की सी भी उम्मीद दिखती तो वो बिना टाइम या पैसे की परवाह किए वेपन ऑर्डर कर देता था। टाइहून ने बताया कि अभी कुछ वक्त पहले तक कोई भी वेपन उसकी ताकत नहीं झेल पा रहा था, पर हाल ही में एक एक्सेप्शन हुई, और वो एक्सेप्शन थी शिनजुनो की बनाई हुई तलवार। प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज हुआ कि रेंटल फी वाली स्किल इस बंदे पर काम नहीं कर रही। पता चला कि बर्सिकर्स के पास एक ऐसी स्किल होती है जो दूसरी स्किल्स को रीसेट कर देती है। शिनजुनो ने डिसाइड किया कि हाई लेवल हंटर्स के साथ थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। टाइहून ने माना कि वो एकदम ऑनेस्ट होना चाहता है। क्या वो यंग लड़का उसकी गिल्ड ज्वाइन करना चाहेगा? उसके पास इन्फो थी कि वो लड़का अभी किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर शिनजुनो मान जाए तो ओवरकिल गिल्ड उसका दिल से स्वागत करेगी। टाइहून ने 10 बिलियन कॉइन्स की वर्थ वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स के अलग से पैसे मिलते। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था और हर रिन्यूअल के बाद उस लड़के का रेट 10% बढ़ जाता। शिनजुनो ने गिल्ड लीडर की बात ढंग से सुनी भी नहीं। अपनी सीट से उठा और बोला कि वो अभी गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसलिए उसे मना करना पड़ेगा। प्रोटैगनिस्ट ने ऐड किया कि अगर सारी बातें हो गई हैं तो वो अब जा रहा है। उसने खातिरदारी के लिए अलग से थैंक यू कहा। सेक्रेटरी हैरान थी।
बॉस इतना स्वीट ऑफर क्यों दे रहे हैं? टाइहोन ने जवाब दिया कि अगर वो लड़की उसकी जगह होती तो ये सवाल नहीं पूछती। उसने कहा कि कई साल बीत गए जब से उसकी उंगलियों तक वेपन्स की वो पुकार पहुंचना बंद हो गई थी। ऐसे वेपन के साथ वो अपना सब कुछ लगा सकता था और वो वेपन सब कुछ झेल लेता। गिल्ड लीडर ने कहा कि ये सिर्फ उस फीलिंग की बात नहीं है। उसने पूछा कि क्या वो जानती है कि पिछले 1 साल में उसने कितने हाई लेवल वेपन्स तोड़े हैं। लड़की को पता था कि गिल्ड लीडर वेपन्स पर जो खर्चा करता है वो सच में आसमान छूने वाला है, क्योंकि वो उसके लोड को झेल ही नहीं पाते थे। लो लेवल वेपन्स के साथ तो लीडर अपनी स्किल्स यूज तक नहीं कर पाता था। उसने नोट किया कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज सच में है तो ये प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वर्थ इट है। मगर प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी ये कर नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि अपने फील्ड के बेस्ट लोग भी नहीं। टाइहोन ने कहा कि इस बंदे के पास वो स्किल है, इसलिए वो उस लड़के को किसी भी कीमत पर रिक्रूट करना चाहता था। शिनजुनो ने सोचा कि उसने टॉप 3 में से एक गिल्ड का ऑफर ठुकरा दिया है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। ओवरकिल गिल्ड और यूनहून उसकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकते थे, पर अभी ये स्टेप उठाना थोड़ा जल्दी था। शिनजुनो ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, उसे बस सब्र से इंतजार करना होगा। बॉस उसे पक्का दोबारा ढूंढ लेगा। इधर उस अंधेरे डंजन में एक भी जिंदा रूह बची हुई नहीं लग रही थी। इस बड़े से कमरे के लगभग सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए गए थे। हाथ में तलवार लिए वो नाइट समझ नहीं पा रहा था कि कौन उसका मुकाबला कर रहा है। उसके ओपोनेंट ने कहा कि वो इस लड़ाई को बहुत टाइम तक याद रखेगा, क्योंकि इस पॉइंट तक आते आते लोग उससे रहम की भीख मांगने लगते हैं, रोने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बड़ी तलवार वाला वो ओपोनेंट थोड़ा उलझन में था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बंदा जो आगे चलकर हीरो बनने वाला था उसने अपनी पहचान बना ली हो? नाइट ने पूछा कि इस बंदे ने उन पर अटैक क्यों किया। क्या उसने सारे ट्रॉफीज खुद लेने का फैसला किया है? विलन ने कहा कि उसके पास इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग वजह है, पर उसका इरादा किसी ऐसे को बताने का नहीं है जो अगले कुछ मिनट्स में मरने वाला हो। वो हंसा और सजेस्ट किया कि नाइट अटैक करे, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नाइट को रियलाइज हुआ कि उसका सामना किसी आम ओपोनेंट से नहीं है, हालांकि इतने डिस्टेंस पर उसके पास कोई चांस नहीं था। वो ये जानते हुए अटैक करने बढ़ा कि शायद वो ये लड़ाई हार जाए, लेकिन विलन ने उसके हाथों से तलवार झटक दी और नाइट निहत्था हो गया। अचानक दोनों ओपोनेंट्स के बीच कुछ चमका। दोनों कंफ्यूज थे। शॉकवेव के झटके से विलन बहुत पीछे जा गिरा, पर वो अपने पैरों पर खड़ा रहा। निहत्था नाइट अपने घुटनों पर गिर गया। विलन ने कहा कि वो निराश है। उसने बताया कि वो खुद इस काम के लिए आया था, ये सोचकर कि ये पूरे साल का पहला हीरोइक लेवल सब्जुगेशन है। किसने सोचा था कि ये नाइट इतना स्मॉल फ्राई निकलेगा? हालांकि नाइट की हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। खैर, वो रहम की भीख मांगने लगा। विलन ने अपनी बड़ी तलवार घुमाई और कहा कि वो ध्यान रखेगा। नाइट खत्म हो गया। विलन ने निराशा से कहा कि उसे उम्मीद थी कि एक बढ़िया फाइट मिलेगी। इसे तो वार्म अप भी नहीं कह सकते, पर फिक्र मत करो, रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि नाइट ने बॉस से बहादुरी से लड़ाई की और एक हीरो की मौत मरा। एनॉर्मल्स डंजन्स में ये आम बात है। विलन ने एक फोटो ली और बोला कि उसका कलेक्शन बढ़ रहा है। सच तो ये है कि वो कलेक्शन के लिए ही जीता था। अचानक उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई। विलन को रियलाइज हुआ कि वो इस भयानक एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसका ओनर या तो इसे छुपाकर रखे या फिर जब भी ये अपीयर हो तो उसे पहले वॉर्न करे। प्रीस्टेस ने माफी मांगी। वो बहुत ज्यादा जल्दी में थी, इस उम्मीद में कि यहाँ कुछ प्रेशियस इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। विलन ने कहा कि यहाँ कोई वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ये प्लेयर्स और मॉन्स्टर्स बिल्कुल होपलेस थे। यंग लड़के ने ऐड किया कि इसी वजह से उसने कहा था कि थोड़ा और वेट करना बेहतर है और उस आदमी की बात नहीं सुननी चाहिए। प्रीस्टेस हैरान थी। क्या एग्जीक्यूशनर सच में उस आदमी की मर्जी के खिलाफ जाने को तैयार था? एग्जीक्यूशनर ने जवाब दिया कि उसने तो बस ऐसे ही कह दिया था। प्रीस्टेस को यहाँ सब कुछ साफ करना था। औरत ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये तो उसकी स्पेशलिटी है। एग्जीक्यूशनर ने कहा कि प्रीस्टेस को अपना वादा निभाना होगा और उसे एस रैंक हंटर्स से लड़ने की परमिशन देनी होगी। सिर्फ इसी वजह से वो उसके साथ मगजमारी कर रहा था। उसने ऐड किया कि इस दिमाग की वजह से उसे अपने दुश्मनों को बहुत ध्यान से खत्म करना पड़ता है। वो अपनी पावर नॉर्मल तरीके से यूज नहीं कर सकता था। प्रीस्टेस देखना चाहती थी कि इस बार कौन होगा। जब उसने मॉन्स्टर को देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि उस आदमी ने झूठ नहीं बोला था। लोग अभी भी गेट्स के सामने भीड़ लगाकर खड़े थे। हालांकि वहां ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी सर्विस पूरी तरह प्रिकॉशंस का ध्यान रख रही थी। मास्क पहने हुए एक यंग लड़के ने हमारे हीरो को देखा और ग्रीट किया। वो फाइनली यहाँ था। शिनजुनो ने अपने साथी से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसने ऐड किया कि वो सिर्फ एक ही बंदे को जानता है जो इतना बड़ा स्कैबर्ड साथ लेकर घूमता है। मास्क वाले आदमी ने पूछा कि सपोर्ट इस जगह पे क्या कर रहा है। यंग लड़के ने कहा कि वो गेट के अंदर जाने वाला है। जिस गिल्ड मेंबर को ये काम करना था वो अचानक बीमार पड़ गया। उसका सीओ टेस्ट पॉजिटिव आया, इसलिए उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर इसे भेजना पड़ा। शिनजुनो ने कहा कि उसे इस एक्सप्लेनेशन पर यकीन नहीं है। उसी मोमेंट पर सबको अंदर बुलाया गया। प्रोटोगनिस्ट को पता था कि ये बंदा उससे फिर से कांटेक्ट करेगा, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। शिनजुनो ने सोचा कि ऐसे में उसे अपना प्लान एडजस्ट करना पड़ेगा। स्क्वाड गेट के अंदर गई और खुद को एक डंजन में पाया। हमारा हीरो सबसे पीछे था।
मास्क वाले प्लेयर ने शिंजुनो से पूछा कि उसने गिल्ड ज्वाइन क्यों नहीं की। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि वो अब इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। आगे चल रहे प्लेयर्स डिस्कस कर रहे थे कि उस सुबह सी रैंक गेट की ऑक्शन हुई थी। हेनु गिल्ड ने इसे तुरंत जीत लिया। उन्होंने इतनी हाई प्राइस ऑफर की जो कोई बीट नहीं कर सका। शिंजुनो ने सोचा कि हेनु गिल्ड ने सी रैंक गेट्स खरीद लिए हैं, पर उन्हें वहां मिला क्या? स्क्वाड कमांडर ने कहा कि अगर सपोर्ट उनकी गिल्ड ज्वाइन कर लेता है तो वो आसानी से बी रैंक से ऊपर के स्पेशल गेट्स तक पहुंच पाएगा। सिर्फ गिल्ड का नाम ही कुछ खास हिडन प्रिविलेजेस दिला देता है। अवेकेंड लोगों के लिए गिल्ड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग प्लेयर से जलेंगे भी और उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। प्लेयर को ना सिर्फ अच्छे जॉब्स मिलेंगे बल्कि वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। फिक्स्ड राइट्स की वजह से प्लेयर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्लेयर को हाई रैंक गेट ऑक्शन का एंट्री टिकट मिल सकेगा। सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पोजीशन का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। सब कुछ ऐसे अरेंज किया गया है कि सबसे वैल्यूएबल खजाने बड़ी गिल्ड्स में ही बांटे जाएं। ऐसा गोल होना जरूरी है जिसके लिए हमारा हीरो अवेकेंड शिंजुनो की तरह कोशिश करे। स्क्वाड कमांडर ने कहा कि ओवरकिल गिल्ड की मदद से सपोर्ट के लिए अपना गोल अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि ये समझ नहीं आ रहा कि शिंजुनो इतनी जिद के साथ मना क्यों कर रहा है। शिंजुनो ने जवाब दिया कि ये उसका पर्सनल मामला है, फिर भी वो उसकी जिद को थोड़ा बहुत समझता है। मुश्किल ही है कि कोई ओवरकिल गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर ठुकरा दे। प्रोटैगनिस्ट ने साफ बोल दिया कि वो कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करेगा। स्क्वाड कमांडर उलझन में पड़ गया। क्या ये डेवॉन गिल्ड की तबाही से मिले ट्रॉमा का रिजल्ट है? खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सपोर्ट की जरूरत थी। स्क्वाड डंजन में और गहराई तक जाती रही और उसे स्टडी करती रही। मेज ने अपनी स्टाफ से रास्ता दिखाते हुए सबसे आगे लीड किया। प्लेयर्स के सिर के ऊपर बहुत सारे मकड़ी के जाले दिखने लगे। उन्होंने सही अंदाजा लगाया कि यहाँ से मॉन्स्टर्स की टेरिटरी शुरू हो रही है। इस डंजन के मॉन्स्टर्स लीजियन स्पाइडर्स हैं। एक मॉन्स्टर से निपटना मुश्किल नहीं है, पर उनकी खासियत ये है कि वो ग्रुप्स में रहते हैं। रिकॉनेसेंस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ लगभग 50 स्पाइडर्स हैं। वैसे तो ये ज्यादा नहीं है, पर उनका जहर पैरालिसिस कर देता है, इसलिए आप स्पाइडर्स को खुद को काटने नहीं दे सकते। लीडर ने अपनी तलवार मियान से निकाली और बोला कि मॉन्स्टर्स जल्द ही आने वाले हैं, इसलिए सबको एक दूसरे के पास रहना होगा। शिंजुनो ने स्क्वाड लीडर से कहा कि वो अपने असिस्टेंट की चिंता न करे और बस लड़ाई के लिए तैयार रहे। लीडर ने अनाउंस किया कि टीम के सारे फाइटर्स को सपोर्ट और असिस्टेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। ये एक ऐसा रूल है जो हंटर्स को हमेशा और हर जगह फॉलो करना चाहिए। गुफा के अंदर कुछ मूवमेंट हुई और मॉन्स्टर्स प्लेयर्स के सामने आ गए, बड़े बड़े लीजनरी स्पाइडर्स। स्वॉर्ड्समैन ने कहा कि सबको शांत रहना होगा, अगर वो सावधान रहे तो मॉन्स्टर्स को हैंडल कर लेंगे। स्पाइडर्स ने एक साथ मैसिव अटैक किया, लेकिन प्लेयर्स ने अच्छी टक्कर दी। लड़ाई देखकर सपोर्ट ने सोचा कि डी रैंक के हिसाब से ये बुरा नहीं है, स्क्वाड की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन स्पाइडर्स लगातार आते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये मॉन्स्टर्स कुछ दर्जन से कहीं ज्यादा होंगे। स्क्वाड लीडर ने अपनी तलवार घुमाई और आते हुए मॉन्स्टर पर हमले की तैयारी की। कमांडर समझ गया था कि स्पाइडर लीजनियर सबसे कमजोर रैंक के मॉन्स्टर्स में से एक है। उसे अपनी ब्लेड यूज करने की भी जरूरत नहीं थी, बस थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करनी थी। इस स्पीड से कमांडर को उम्मीद थी कि वो बिना वेपन डैमेज किए रेड खत्म कर लेगा। मॉन्स्टर्स की गिनती बढ़ती गई और प्लेयर्स ने एक सर्कुलर डिफेंस बना लिया। फिर भी स्पाइडर्स आगे बढ़ते गए और वो घेरा टाइट होता गया। टैंक ने नोटिस किया कि स्पाइडर्स कम नहीं हो रहे हैं, वहां कम से कम 100 स्पाइडर्स थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इतनी गलत कैसे हो सकती थी? मेज ने कहा कि उसके माना रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। स्वॉर्ड्समैन ने नोट किया कि ये काफी मुश्किल होने वाला है। कमांडर ने अपनी पोजीशन बदलते हुए शिंजुनो को अपने पीछे आने को कहा। हमारे हीरो ने जवाब दिया कि उसे अपना खुद का काम खत्म करना है। सपोर्ट कैरेक्टर अकेला मॉन्स्टर्स की भीड़ की तरफ बढ़ गया। स्क्वाड लीडर चिल्लाया कि शिंजुनो तुरंत नीचे झुक जाए, क्योंकि अगर ची एनर्जी यूज हुई तो उस पर भी अटैक हो सकता है। शिंजुनो ने अपनी हिप्नोटिक गेज एक्टिवेट की और स्पाइडर्स की तरफ देखा। पूरी जगह पर जहां स्पाइडर्स थे, मैजिकल थ्रेड्स दिखाई देने लगे। सबसे पास वाला मॉन्स्टर जख्मी हो गया और उसका हरा खून हर तरफ निकलने लगा। मरा हुआ स्पाइडर हमारे हीरो के कदमों में आ गिरा। यंग लड़के ने सोचा कि जितने भी वेपन्स वो अभी बना सकता है, उनमें से तलवार सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। सबसे बेस्ट तो ये होता कि वो एक साथ कई तलवारें बनाता और उन्हें मॉन्स्टर्स के एरिया में लॉन्च कर देता, पर उसके पास इतना माना नहीं था। ऐसे में प्रोटैगनिस्ट ने कुछ अलग करने का फैसला किया और सिर्फ एक मैजिक स्वॉर्ड बनाई। वो तलवार स्पेस को चीरते हुए एक मॉन्स्टर से दूसरे मॉन्स्टर तक जाने लगी और रास्ते में सब कुछ तबाह कर दिया। प्लेयर्स के आसपास का पूरा एरिया दुश्मनों से साफ हो गया। अपनी मूवमेंट खत्म करके तलवार एक स्पाइडर के पार निकल गई और प्लेयर्स के पास जमीन में धंस गई। स्क्वाड लीडर ने सोचा कि ये एक मास अटैक था जिसे यूज करने में कम से कम 10 सेकंड्स लगते हैं। इतनी देर में सपोर्ट ने दर्जनों मॉन्स्टर्स से निपट लिया। क्या उसने बैटल में मटीरियलाइजेशन यूज किया था? पर बात ये नहीं है। बात यह है कि सपोर्ट इस लेवल पर लड़ने के लायक है। शिंजुनो ने कमांडर से पूछा कि वो वहां क्यों खड़ा है, क्या वो लड़कों की मदद नहीं करना चाहता? इस बीच स्क्वाड स्पाइडर्स के अटैक को रोकना जारी रखती है। लीडर ने कहा कि जैसे ही वो इन मॉन्स्टर्स से निपट लेगा, वो अपनी बात जारी रखेगा और हमले में कूद पड़ा।
शिनजुनो ने खत्म हुए स्पाइडर्स की तरफ इशारा किया और कमांडर से कहा कि उसे खुद कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा कि ये काम एक पोर्टर ने किया है। लड़ाई के बाद नाइट ने स्क्वाड कमांडर का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि ये अमेजिंग था, लेकिन उसने तुरंत एक सिमिलैरिटी नोटिस की। किसने सोचा था कि मास्क वाला आदमी असलियत में ओवरकिल गिल्ड का हेड निकलेगा। उस यंग लड़के ने माफी मांगी। माफी मांगते हुए उसने बोला कि उसने तुरंत सच नहीं बताया क्योंकि वो अंडरकवर आया था डंजन एक्सप्लोर करने। प्लेयर्स ने कहा कि वो सिर्फ गिल्ड लीडर की वजह से बचे हैं। उन्होंने बहुत सफाई से सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ ढेर कर दिया। पोर्टर पास ही दिखाई दिया और बोला कि वो वापस आ गया है। पोर्टर और एक और प्लेयर ने देरी के लिए माफी मांगी। वो रास्ते में रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे थे। हाथ में लैंप लिए यंग लड़के ने बताया कि उन्होंने थोड़ा आसपास देखा पर और कोई मॉन्स्टर्स नहीं मिले, लेकिन ठीक सामने एक और रास्ता है, शायद वो वहां से निकल सकते हैं। नाइट ने सजेस्ट किया कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। दुख की बात है, पर वापस जाना ही बेहतर होगा। सपोर्ट हैरान था, जब थोड़ा सा ही रास्ता बचा है तो नाइट ऐसा क्यों सोच रहा है। नाइट ने जवाब दिया कि लीजनर स्पाइडर्स की गिनती और डंजन का लेआउट उस रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है जो उसने देखी थी। डंजन्स गेट्स के पीछे होते हैं और इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। उनके अंदर अजीब क्रीचर्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अर्थ पर नहीं मिलते। डंजन्स और अवेकेंड बीइंग्स का कॉन्सेप्ट अभी भी नया है, इसलिए नए अवेकेंड लोगों का मेन काम डंजन्स की जानकारी ढूंढना था। बहुत कम लोग ऐसे थे जो अनजान डंजन्स में तेजी से ढल पाते, जिसका मतलब था फेल्ट स्वीप या फिर मौत। इसी वजह से स्काउट का कॉन्सेप्ट आया। वो अवेकेंड जो दूसरों को डिटेक्ट कर सकें या अपने निशान छुपा सकें, वो स्काउट बनने लगे। नाइट ने कहा कि रिकॉनेसेंस की एक्यूरेसी 98% से ऊपर होती है, तो ये गलती होने के चांसेस कम हैं। उसने पूछा, अगर गिल्ड लीडर हमारे साथ हैं तो क्या हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। नाइट ने कहा कि वो प्लेयर की उत्सुकता समझता है, पर गिल्ड लीडर ने एक बार मदद कर दी, वही काफी है। अगर सावधान नहीं रहे तो सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्लेयर ने बोला कि वो सच में ये डंजन क्लियर करना चाहता है और उसके पास इसकी वजह है। मेज ने भी उसे सपोर्ट किया। नाइट ने पूछा, क्या ये वजह जान से ज्यादा प्यारी है। एक बार बॉस रूम में गए तो वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा। नाइट ने ऐड किया कि वो खुद ये नहीं चाहता, पर बेहतर है कि वो निकल जाए और एसोसिएशन को रिपोर्ट करें। सपोर्ट ने कहा कि वो तैयार है। नाइट हैरान था। गिल्ड लीडर ने ऐड किया कि भले ही वो अपने काम से आया है, पर वो अभी भी ग्रुप का मेंबर है। अगर उसकी हेल्प से इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलती है तो वो पीछे नहीं हटेगा। टाइहुन ने कहा कि उसे बॉसरूम देखना ही है। नाइट ने गिल्ड लीडर के आगे झुककर शुक्रिया अदा किया और स्क्वाड की मदद करने की रिक्वेस्ट की। गिल्ड लीडर ने नाइट से कहा कि वो उसकी चिंता न करे और स्क्वाड को खुद लीड करता रहे। नाइट ने कहा कि फिर स्क्वाड गुफा में और अंदर बढ़ेगी। अब उनके पास एक नया अप्रूव्ड रास्ता था। स्क्वाड एक बड़े गेट के पास पहुंची जिसके पीछे बॉस रूम था। नाइट ने अंदाजा लगाया और सबकी मेमोरी रिफ्रेश की। इस डंजन पर क्वीन ऑफ लीजन स्पाइडर्स का राज है, जिसका डेंजर लेवल डी जोड़ है। क्वीन की कॉम्बैट पावर काफी कम होती है। उसे एक सिंपल दुश्मन माना जाता है जो बस स्पाइडर्स पैदा करती है। नाइट ने कहा कि रिपोर्ट में तो यही था, पर अब पता नहीं इस दरवाजे के पीछे कौन सा मॉन्स्टर मिलेगा। उन्होंने दरवाजा खोला और एक पतली, लंबी और अंधेरी कॉरिडोर में चलने लगे। गिल्ड लीडर को किसी खतरे का एहसास नहीं हुआ। नाइट ने सबको अलर्ट रहने और अपने वेपन्स कस के पकड़ने को कहा। छत के पास कहीं स्पाइडर्स दिखाई दिए और उनके बीच बॉस था। एक प्लेयर ने पूछा, क्या ये वही स्पाइडर क्वीन है जिसके बारे में बात हो रही थी। अच्छा हुआ कि बॉस वही निकला जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में था। मेज ने कहा कि वो पहले अटैक करेगी और आगे बढ़ी। स्पाइडर एकदम शांत खड़ा था और उनकी क्वीन भी। नाइट हैरान था, क्या वो पहले ही मर चुकी है। ऐसा सोचना भी नामुमकिन था। नाइट सावधान था और उसने स्क्वाड को पीछे हटने को कहा, लेकिन उस शांत खड़े स्पाइडर के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई दिया। वो एक एराक्निड थी, एक क्वीन जो एराक्ने ने सारे स्पाइडर मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में कर रखा था। वो बहुत ज्यादा दिमाग वाली और चालाक है, जो दूसरे स्पाइडर मॉन्स्टर्स के इलाकों को तबाह करके अपनी फौज बढ़ाती रहती है। वो अपनी ताकत अपने सेवकों के साथ शेयर कर सकती है। गिल्ड लीडर आगे बढ़ा और बहादुरी से उस एराक्निड पर हमला कर दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ उसे एक बी रैंक मॉन्स्टर मिलेगा। टाइहोन ने सोचा कि अगर उसका निशाना सटीक नहीं हुआ तो वो इस मॉन्स्टर का बाल भी बीका नहीं कर पाएगा। उसे एक बहुत ही तगड़ा स्ट्राइक चाहिए था, लेकिन गिल्ड लीडर की तलवार पूरी की पूरी चूराचूर हो गई। टाइहोन ने नोटिस किया कि हमला करने से पहले ही उसकी तलवार पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। हमारा हीरो बीच में आया और उसने गिल्ड लीडर से कहा कि अभी इस मामले को थोड़ा होल्ड करें, हेल्प बस आती ही होगी। गिल्ड लीडर के लिए नॉर्मल वेपन्स पहले से ही तैयार किए जा रहे हैं। प्रोटैगोनिस्ट हैरान था, क्या उसने सच में अपनी सारी माना खत्म कर दी थी। पर यह भी अनबिलीवेबल था क्योंकि उसने इतनी सी माना के साथ इतनी देर तक खुद को संभाल रखा था। हमारे हीरो ने अपनी जेब से लिक्विड की एक बोतल निकाली। वो जानता था कि माना पोशंस दिन में सिर्फ एक ही बार पिए जा सकते हैं, उससे ज्यादा पीने से एडिक्शन हो सकता है। पोशन पीने के बाद प्रोटैगोनिस्ट को काफी अच्छा असर फील हुआ। शिनजुनो ने सोचा कि एराक्निड एक बी रैंक बॉस है। अगर रैंक एरर ना होता तो यहाँ सिर्फ एक सी रैंक बॉस होना चाहिए था, जिसे स्पाइडर क्वीन कहते हैं। प्लेयर्स समझ गए
कि गिल्ड लीडर टाइहून का होना उनकी स्क्वाड के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अकेले अराकनिड से निपटना उनके लिए नामुमकिन होता। जैसे ही डेंजर लेवल 20 से ऊपर जाता है, लेवल ही बदल जाता है। शिनजुनो ने मॉन्स्टर को परखा और सोचा कि इसकी असली कॉम्बैट पावर 5 ए रैंक फाइटर से भी ज्यादा है। खैर, वो सिर्फ यून टाइहून पर भरोसा नहीं कर सकते थे। सपोर्ट ने प्लेयर्स से कहा कि उठो और बॉस बैटल के लिए तैयार हो जाओ। अराकने ने अपना टारगेट बदल दिया। नाइट ने सपोर्ट से पूछा कि वो आखिर है कौन, इतने टैलेंटेड अवेकेंड बंदे को एक असिस्टेंट क्यों बनाया गया, क्या वो गिल्ड लीडर टाइहून के साथ आया है। शिनजुनो ने कहा कि प्लेयर्स को पहले कुछ और सोचना चाहिए। उनके पास एक चॉइस थी। प्लेयर्स के सामने नए वेपन्स प्रकट हुए। सपोर्ट ने कहा कि या तो प्लेयर्स ये वेपन्स लेकर स्पाइडर्स से लड़कर डंजन क्लियर करें, या फिर वो बाहर भाग जाएं और तब तक वेट करें जब तक सब कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व ना हो जाए। शिनजुनो ने पूरे भरोसे से कहा कि प्लेयर्स सही फैसला ही लेंगे। नया वेपन लेकर स्वॉर्ड्समैन बोला कि ये तो कमाल है, उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पकड़ा था। स्वॉर्ड्समैन ने सोचा कि इस तलवार से मॉन्स्टर्स को मारना बिल्कुल ऐसा है जैसे पेपर काटना हो। इसे चलाना काफी आसान था। मेज ने बिजली छोड़ते हुए अपनी यूनिक एबिलिटीज एक्टिवेट की और कहा कि इस बार मॉन्स्टर कामयाब नहीं हो पाएगा। नाइट हैरान था क्योंकि सिर्फ वेपन बदला था, पर स्किल्स की पावर कई गुना बढ़ गई थी। क्या सच में सपोर्ट ने इतना बढ़िया वेपन बनाया था? गिल्ड लीडर ने मॉन्स्टर की तरफ देखा और सोचा कि जैसा बी रैंक बॉस से उम्मीद थी, उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल होगा। टाइहून ने नोट किया कि वेपन अभी तक सही सलामत है। ये उसकी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर था। मेज हैरान थी, ये इतने सारे स्पाइडर्स कहाँ से आ रहे हैं और वो जा कहाँ रहे हैं? सच में स्पाइडर्स की गिनती बढ़ती ही जा रही थी। नाइट ने सजेस्ट किया कि स्पाइडर्स गिल्ड लीडर की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइहून चिल्लाया कि सारे प्लेयर्स पीछे हट जाएं। सिचुएशन और भी खराब हो रही थी। अराकने ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। उसने स्पाइडर्स की बलि दे दी ताकि अपनी हेल्थ रिस्टोर कर सके। टाइहून ने अंदाजा लगाया कि जब तक वो सारे स्पाइडर्स को खत्म नहीं करते, अराकने बार बार रिकवर करती रहेगी। उन्हें फायर पावर बढ़ानी होगी ताकि एक ही बार में सब खत्म कर सकें। शिनजुनो ने कहा कि भले ही उसने माना के बचे हुए हिस्सों से तलवार बनाई थी, पर उसने नहीं सोचा था कि गिल्ड लीडर उसे तोड़ देगा। सपोर्ट ने गिल्ड लीडर को एक बिल्कुल अलग वेपन ऑफर किया, एक 2-हैंडेड स्वॉर्ड। हमारे हीरो ने ऐड किया कि ये वो सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है जो वो इस वक्त बना सकता है। टाइहून ने तलवार उठाते ही उसे महसूस कर लिया। इस वेपन के साथ आप एक ही बार में सबको हरा सकते हैं। गिल्ड लीडर 2-हैंडेड स्वॉर्ड्स का ज्यादा आदी नहीं था, पर वो समझ गया कि ये उसे सूट कर रही है। 2-हैंडेड स्वॉर्ड के एक जोरदार वार से भयानक धमाका हुआ। ये एक बेसिक बरसेकर स्किल थी। शायद ये पहली बार था जब गिल्ड लीडर ने इस स्किल को सही तरीके से यूज किया था। असल में होता ये है कि ओवरवेलमिंग पावर पाने के चक्कर में ये स्किल अपनी रैशनैलिटी खो देती है, क्योंकि वेपन के टुकड़े टुकड़े होने का जो रिस्क होता है उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। गिल्ड लीडर रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड था। उसने वहीं न रुकने का फैसला किया। अब गिल्ड लीडर अपनी पावर्स को पूरी तरह यूज कर सकता था। उस मॉन्स्टर की हालत सच में तरस खाने लायक थी। टाइहून ने सोचा कि ये खतरनाक था। अगर वो अपनी ताकत को अनलीश नहीं करता तो लोग उसकी सैनिटी पर सवाल उठा सकते थे। उसके अवेकन होने के बाद से ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ था कि वो अपनी स्किल को इतनी पूरी तरह से यूज कर पा रहा था। यून टाइहून ने सोचा कि वो पहले गलत था। ये सपोर्ट कोई मामूली अवेकन नहीं है। जब इसकी एबिलिटी के बारे में दुनिया को पता चलेगा तो पूरी दुनिया का फोकस इसी पर होगा। गिल्ड लीडर उस खत्म हुए मॉन्स्टर बॉस के सामने खड़ा हो गया। वहां से इनक्रेडिबल अमाउंट में माना निकल रहा था, इतना कि दूसरे डंजन बॉसेस से इसका मुकाबला ही नहीं किया जा सकता था। शिनजुनो ने पूछा कि क्या गिल्ड लीडर को इस मॉन्स्टर से कुछ फील हो रहा है। टाइहून ने बताया कि क्वीन पक्का मर चुकी है। उन्होंने उसके बचे कुचे हिस्से भी ठिकाने लगा दिए हैं ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो सके। शिनजुनो ने सोचा कि एक हाई रैंकिंग हंटर भी इस माना को सेंस नहीं कर सकता। पैसिव स्किल माना एब्जॉर्प्शन एक्टिवेट हो गई। इस स्किल से आप डंजन के इन्फेक्टेड माना से एनर्जी कलेक्ट कर सकते हो। प्लेयर को एक नई स्किल मिली, डेमन वेपन प्रोडक्शन। शिनजुनो ने सोचा कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये वेपन कैसा होगा। उसे डेमन वर्ल्ड का कोई डिस्क्रिप्शन याद नहीं था, पर उसके बारे में जानता हर कोई था। शिनजुनो को दुख हुआ कि रिवॉर्ड माना से रिलेटेड नहीं था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अराकने की वजह से उसे जरूरत का आधा माना पहले ही मिल चुका है। टाइहून हमारे हीरो की तरफ मुड़ा। उसे कुछ कहना था। सपोर्ट के मना करने के बावजूद वो अब भी उसे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। टाइहून को रियलाइज हुआ कि ये बदतमीजी थी, इसलिए उसने माफी मांगी। नाइट हैरान था, क्या सच में गिल्ड लीडर यून टाइहून एक डी रैंक असिस्टेंट के आगे सिर झुका रहा है? नाइट ने गेस किया कि एबिलिटीज को देखते हुए ये कोई आम बंदा नहीं है। इसके पास पक्का मास डिस्ट्रक्शन का कोई हिडन टैलेंट होगा। स्वॉर्ड्समैन ने अपने कमांडर को बताया कि उन्होंने सब चेक कर लिया है और अब कुछ नहीं बचा। मेज ने सजेस्ट किया कि शायद अराकनिड ने डंजन के बाकी सारे मॉन्स्टर्स को पहले ही खा लिया था। स्वॉर्ड्समैन ने कहा कि उसका नया वेपन बिल्कुल लाजवाब है, वो बिना कोई एनर्जी खर्च किए मॉन्स्टर्स को चॉप कर सकता है। मेज ने कभी ऐसे वेपनस्मिथ के बारे में नहीं सुना था जो ऐसी चीज बना सके। क्या वो सच में मास डिस्ट्रक्शन गिल्ड से था? नाइट ने प्लेयर्स से कहा कि उन्हें तुरंत एसोसिएशन से कांटेक्ट करना चाहिए।
स्क्वाड लीडर ने ऐड किया कि उन्हें इस गंदी जगह से जितना जल्दी हो सके निकलना चाहिए। नाइट ने सोचा कि भले ही इस असिस्टेंट का मास डिस्ट्रक्शन गिल्ड से कनेक्शन साफ दिख रहा है, पर निकल जाना ही बेहतर है। अगर वो किसी बड़ी गिल्ड के मामले में टांग अड़ाएंगे तो फालतू की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इमरजेंसी चाहे जो भी हो, बड़ी गिल्ड्स अपनी सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं और अपनी पावर इतनी आसानी से रिवील नहीं करती। शिंजुनो बात करने के लिए मान गया। भले ही उसने पेमेंट यूज की थी, पर गिल्ड लीडर को किसी अनजान बंदे के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए। टाइहून ने अपने असिस्टेंट से कहा कि गिल्ड अब उसे परेशान नहीं करेगी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने हार मान ली है। यूनहोन ने हाथ बढ़ाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ऑफर दिया। टर्म ऐसी थी जो सपोर्ट को पसंद आनी चाहिए थी। ऑफिस में अलग से मिलते वक्त लड़की ने कहा कि वो उस यंग लड़के को दोबारा देखकर खुश है। मिनहिसु ने अपना इंट्रो दिया और बताया कि वो ओवरकिल गिल्ड के हेड की सेक्रेटरी है। आज एग्रीमेंट फाइनलाइज करने की जिम्मेदारी उसकी थी। शिंजुनो ने थैंक्स कहा और नोट किया कि गिल्ड लीडर ने तुरंत कांटेक्ट करने का वादा किया था, पर किसे पता था कि वो अगली ही सुबह बुला लेंगे। उसने जवाब दिया कि गिल्ड लीडर ने सब कुछ जितना जल्दी हो सके तैयार करने का ऑर्डर दिया था। हिसु ने नोटिस किया कि वो अब एक स्पेशल रिसेप्शन एरिया में है। इस जगह की सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की है, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी की कोई चिंता नहीं थी। हिसु ने कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने को कहा, जिसके टर्म्स बेसमेंट में अनाउंस किए गए थे। सेक्रेटरी ने कहा कि इसमें टाइम लगेगा, पर शिंजुनो चाहे तो। शिंजुनो ने सोचा कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा गिल्ड लीडर ने डंजन में कहा था। अब जब सब कुछ इतने ऑर्गेनाइज तरीके से सामने था तो ये काफी रियल फील हो रहा था। उसने कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ किया और बोला कि उसके कोई सवाल नहीं है। फिर डंजन की वो बात याद आई जब गिल्ड लीडर ने थोड़ा बहुत गेस किया था कि असिस्टेंट गिल्ड ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहता। टाइहून ने सजेस्ट किया था कि शायद इस यंग लड़के को कई रीजंस की वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है। अगर उसका अंदाजा सही है तो ये प्रपोजल काफी मददगार हो सकता है। टाइहून ने नोट किया कि वो शिंजुनो को सारा जरूरी सामान सीक्रेटली प्रोवाइड कर सकते हैं। इक्विपमेंट हो, इंग्रेडिएंट्स हो या गेट राइट्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और बाकी सब कुछ सीक्रेटली डिलीवर किया जाएगा। शिंजुनो हैरान था, इतनी मेहरबानी क्यों? टाइहून ने जवाब दिया कि जाहिर है ये सब मुफ्त में नहीं है। प्लेयर को वो टास्क पूरे करने होंगे जो उसे पर्सनली दिए जाएंगे। गिल्ड लीडर ने यह भी साफ किया कि वो उस पर दबाव नहीं डालेगा। अगर टास्क पसंद ना आए तो वो मना कर सकता है। शिंजुनो ने पूछा, क्या होगा अगर मैं कोई हेल्प ना करूं और सिर्फ गिल्ड से सपोर्ट लेता रहूं? टाइहून ने कहा कि वो भी चलेगा। इस एग्रीमेंट का मेन मकसद ओवरकिल गिल्ड और शिंजुनो के बीच एक कनेक्शन बनाना था, ताकि वो किसी और गिल्ड में ना चला जाए। सपोर्ट लेना तो बस लॉयल होने की एक निशानी थी। डंजन में मेन इन ब्लैक दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि वो हंटर एसोसिएशन की रिकॉनिसेंस यूनिट से हैं। उन्होंने पूछा कि क्या गिल्ड लीडर ठीक हैं। टाइहून ने कहा कि अब उसके जाने का वक्त हो गया है और वो असिस्टेंट का जवाब बाहर सुनने के लिए तैयार है। उसे उम्मीद थी कि जवाब हाँ में होगा। गिल्ड लीडर ने सोचा कि इस लड़के की एबिलिटी उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज थी। प्रोटैगोनिस्ट का प्लान था कि वो यून टाइहून पर एक सॉलिड इंप्रेशन छोड़े और ओवरकिल गिल्ड के साथ बिना ज्वाइन किए अपना रिश्ता बरकरार रखे। शिंजुनो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और पूछा कि उसे सपोर्ट मिलना कब से शुरू होगा। उसने जवाब दिया कि ये तुरंत शुरू हो जाएगा। शिंजुनो को बस बता देना होगा अगर उसे कुछ चाहिए। सेक्रेटरी ने कहा कि गिल्ड लीडर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की खुशी में उसके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। उसने बताया कि गिल्ड लीडर को एराकने के रूम में कुछ काम की चीज मिली थी। शिंजुनो ने मिनहिसु को थैंक यू कहा और उन मटेरियल्स की लिस्ट पकड़ा दी जो उसे अभी चाहिए थे। सेक्रेटरी ने लिस्ट देखी और कहा कि ये सब लगभग एक हफ्ते में अरेंज हो जाएगा। लड़की ने माफी मांगते हुए थोड़ा दखल दिया और सजेस्ट किया कि शायद ये मटेरियल ज्यादा काम के नहीं होंगे। शिंजुनो ने जवाब दिया कि वो उन्हें यूज नहीं करने वाला। शिंजुनो ओवरकिल गिल्ड के ऑफिस में किसी का वेट कर रहा था। उसने उस लड़की को देखा और सोचा, फाइनली वो आ गई। वो ए रैंक हंटर हनिया थी। प्लेयर सिलेक्शन के बाद इस ब्रिलियंट हंटर को गॉडेस आर्चर के नाम से जाना जाने लगा था। हनिया इन्फॉर्मेशन डेस्क के पास गई। लड़की ने माफी मांगी और कहा कि उसे गेट के लिए ट्रेनिंग पास की रिक्वेस्ट करनी है। स्टाफ ने उसका आईडी कार्ड चेक किया और रियलाइज किया कि उनका सामना एक ए रैंक हंटर से है। असिस्टेंट ने लड़की को सी रैंक गेट ऑफर किया। हनिया ने कहा कि वो डी रैंक गेट में इंटरेस्टेड है। ये हंटर हाल ही में ए रैंक पर प्रमोट हुई थी, पर उसके पास अभी एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ कुछ ही बार गेट में एंटर हुई थी। शिंजुनो ने देखा था कि लोअर रैंक वाले सब कुछ छोड़ देते हैं, पर ए रैंक वाले नहीं। हमारे हीरो को वजह तो नहीं पता थी, पर उसका अंदाजा था कि ये लड़की जल्द ही रैंक में और प्रमोट होगी। हनशिया ने जरूरी पेपर साइन किए। अवेकेंड का पहला रैंक माना की एब्सोल्यूट अमाउंट पर बेस करता है। जब क्रैक से ब्लू एनर्जी निकली तो माना सब लोगों के अंदर गया, लेकिन हर इंसान ने अलग अलग अमाउंट एब्जॉर्ब किया। शरीर जितना ज्यादा माना स्टोर कर सके, प्लेयर के पास उतनी ही बेहतर एबिलिटीज हो सकती हैं। इसलिए एसोसिएशन ने यह पता लगाना शुरू किया कि किसके पास कितना माना है। जिन लोगों ने एक हद से ज्यादा माना एब्जॉर्ब किया उन्हें अवेकेंड कहा गया। फिर उन्हें माना की क्वांटिटी के हिसाब से रैंक्स में बांटा गया। जाहिर है रैंक फिक्स्ड नहीं था। अगर रैंक लो भी हो तब भी आप डंजन रेड्स पर जा सकते हैं। अगर आप एसोसिएशन में मशहूर हो जाएं तो प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं।
कई बार इसका उल्टा भी होता है। हनिया ने पेपर्स वापस किए और कहा कि उसने सब फिल कर दिया है। असिस्टेंट ने पूछा कि क्या लड़की के पास पार्टनर? हनिया ने जवाब दिया कि वो अकेली काम करती है। सेक्रेटरी ने कहा कि ऐसे में वो लड़की का नाम पार्टनर लिस्ट में डाल देगी। रूल्स के मुताबिक आपको 2 लोगों के ग्रुप में ही जाना पड़ता है। क्योंकि डी रैंक गेट्स के लिए कोई और रिक्वेस्ट नहीं थी तो उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। असिस्टेंट ने अंदाजा लगाया कि हनशिया के पास अकेले बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, वरना वो यहाँ रजिस्टर ही नहीं करती। ऐसी परमिशन लेने के लिए एक टेस्ट पास करना होता है। क्या हनशिया साइन अप करने के लिए तैयार थी? इन्फॉर्मेशन डेस्क वाली लड़की ने उसे याद दिलाया कि हनशिया का रैंक 1 महीने में अपडेट हो जाएगा। अपना ए रैंक कंफर्म करने के लिए या तो उसके पास सी रैंक या उससे ऊपर के डंजन्स कंप्लीट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसे ए रैंक टेस्ट पास करना होगा। कंसल्टेंट ने कहा कि हंटर के लिए टेस्ट ज्यादा सही रहेगा। ज्यादा चांसेस हैं कि हनिया को जल्द ही टेस्ट का मैसेज मिल जाएगा। शिनजुनो एक तरफ खड़ा होकर हन को देख रहा था। हनिया डेस्क से दूर हट गई और सोचने लगी कि एक ट्रेनिंग गेट रिक्वेस्ट करना भी कितना मुश्किल है। उसे ऑनलाइन रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह आना पागलपन था। हनिया यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ उसे कोई नीची नज़र से नहीं देखेगा। उसे खुद को संभालना होगा। उसने सोचा कि अब वो एक डी रैंक गेट फेस कर रही है तो ऐसा दोबारा नहीं होगा। मेन बात ये थी कि जल्दी नहीं करनी है। लड़की ने अपना मैसेज चेक किया और देखा कि इनविटेशन पहले ही आ चुका है। डी रैंक जैसा उम्मीद थी। हनिया ने सोचा कि उसे वैसे भी अकेले ही जाना है तो तुरंत हाँ बोल देना चाहिए। सिटी के अंदर जो गेट्स थे वहां हमेशा की तरह सिक्योरिटी ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। हनिया ने सोचा कि उसने बहुत टाइम से ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं, थोड़ा अजीब लग रहा था। यंग लड़के ने पूछा, आपका नाम हंटर हनशिया ही है ना? उसने अपना इंट्रो देते हुए कहा कि उसका नाम शिनजुनो है और वो एक सपोर्ट है। उसने उम्मीद जताई कि उनकी बनेगी। लड़की ने सपोर्ट प्लेयर के आगे झुककर अपना नाम बताया। शिनजुनो ने लेट होने के लिए माफी मांगी और चलने का सजेशन दिया। हनिया ने कहा कि उसने रिक्वेस्ट पहले ही कर दी है। शिनजुनो ने सोचा कि ये पक्का वही हनिया है, एक रेंजर क्लास हंटर जिसे पहले ए रैंक मिला था, पर बार बार टेस्ट में फेल होने की वजह से उसका रैंक घटाकर सी रैंक कर दिया गया। इन हालात में भी हनिया को गॉडेस आर्चर का टाइटल मिला क्योंकि प्लेयर बनने के बाद उसे अपना असली टैलेंट पता चला। शिनजुनो जानता था कि वो किस टैलेंट की बात कर रहा है, वो जो बिना प्लेयर स्टेटस के भी अवेकन हो सकता है। आज हमारा हीरो लड़की के अंदर वही टैलेंट जगाना चाहता था। पहाड़ों के नीचे जंगल वाले एरिया में आर्म्ड मॉन्स्टर्स की एक स्क्वाड अपने फिक्स्ड रास्ते पर जा रही थी। हनशिया झाड़ियों में छुपकर उन्हें देख रही थी। स्क्वाड पास से गुजर गई। आर्चर ने सोचा कि ये सच में असली मॉन्स्टर्स हैं। अच्छा हुआ उसने पहले ही जरूरी इक्विपमेंट खरीदने का फैसला किया था। हन के बाएं रिस्ट पर एक डिवाइस था जो मॉन्स्टर माना कैप्चर करता था। हन ने लड़के से माफी मांगी और कहा कि वो अकेले जाना चाहती है। क्या ये ठीक रहेगा अगर वो मॉन्स्टर्स को अकेले खत्म करे? शिनजुनो मान गया और बोला कि चिंता मत करो, अगर मदद चाहिए हो तो बता देना, कम से कम वो एरोस तो बना ही सकता है। हनिया ने मॉन्स्टर्स पर निशाना लगाया। एरो पास से निकल गया और मॉन्स्टर्स के पास एक धमाका हुआ। डर के मारे मॉन्स्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगे। प्रोटैगनिस्ट ने लड़की को प्लेयर बनने से पहले लड़ते नहीं देखा था, पर उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर कई ए रैंक से भी ज्यादा थी। लेकिन अगर निशाना ही न लगे तो इस सब का कोई मतलब नहीं था। 3 में से एक एरो टारगेट पर लग गया। ये उसके लिए एक रिकॉर्ड था। लड़की ने सोचा कि इस तरह वो कम से कम 4 और मॉन्स्टर्स गिरा सकती है। हनिया ने 2 शॉट्स में सब खत्म करने का फैसला किया और फिर से निशाना लगाया। एक मॉन्स्टर ने हॉर्न निकाला और अलार्म बजा दिया। हनिया हैरान रह गई। हर तरफ से मॉन्स्टर्स उस सिग्नल की तरफ आने लगे। लड़की लगातार एरोज चला रही थी। हनिया को रियलाइज हुआ कि वो घिर चुकी है और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। क्विवर में एरोज कम होने की वजह से आर्चर डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि निशाना कहाँ लगाए, आगे या पीछे। मॉन्स्टर्स ने उसकी कंफ्यूजन देखी और हमला कर दिया। अचानक आसमान से ढेर सारी मैजिक स्वॉर्ड्स की बारिश हुई जो सीधा जमीन में धंस गई। शिनजुनो ने कहा कि उसे लड़की की मदद चाहिए। हनिया ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ एक डी रैंक क्रिएटर हो? शिनजुनो ने जवाब दिया कि स्वॉर्ड डिफेंस ज्यादा देर नहीं टिकेगा, इसलिए उसे लड़की की मदद चाहिए। हनिया ने पूछा कि आखिर उसे करना क्या है। प्रोटैगनिस्ट ने एक डायरेक्शन में इशारा किया और बोला कि अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां निशाना लगाओ। आर्चर को समझ नहीं आ रहा था कि इस यंग लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, पर उसने अपना बेस्ट देने का वादा किया। एरोज जंगल की गहराई में गए और रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ कर दिया। हनिया ने कहा कि उसने शॉट लगा दिया है, अब आगे क्या? शिनजुनो बोला कि उसके शॉट ने रास्ता साफ कर दिया है, अब उन्हें भागना होगा। हमारे हीरो ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा। वो जंगल के उस नए रास्ते पर भागे और मॉन्स्टर्स उनके पीछे लपके। जब वो पहाड़ की एक गुफा के एंट्रेंस पर पहुंचे तब जाकर प्लेयर रुका। लड़की ने चैन की सांस ली और कहा कि वो बच गए। हनिया ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लग रहा था कि मॉन्स्टर्स अब भी पीछे हैं, पर वो क्रीचर्स अब उन तक नहीं पहुंच सकते थे। क्या यहाँ कुछ छुपा हुआ था? पर ये बंदा इतना काम क्यों था? लड़की को लगा कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। हनिया ने अनाउंस किया कि आज के लिए इतना काफी है।
वो यंग लड़के को वो कॉम्पेंसेशन दे देगी जिसका उसने पहले जिक्र किया था, पर असिस्टेंट ने जवाब दिया कि वो अभी नहीं जा सकते। मॉन्स्टर्स गुस्से में हैं, इसलिए वो थोड़ी देर तक आसपास ही रहेंगे। अभी निकलना सच में खतरनाक था। शिंजुनो ने कहा कि भागते वक्त उनसे सिग्नल फ्लेयर गिर गया था, इसलिए अब उनके पास गॉब्लिन्स के जाने तक वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हनिया ने पूछा कि वो कब यहाँ से निकल पाएंगे। शिंजुनो ने जवाब दिया कि सिचुएशन के हिसाब से आधा दिन या शायद उससे ज्यादा भी लग सकता है। हनिया ने परेशानी में अपना सिर पकड़ लिया। आधा दिन? हमारे हीरो को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। रियलिटी में मॉन्स्टर्स आधे घंटे में चले जाएंगे, उनका कंसंट्रेशन इतनी देर नहीं टिकता। लेकिन लड़की डरी हुई थी और किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार थी। असल बात ये थी कि उसे हनिया को अपने साथ गुफा के अंदर ले जाना था। हनिया डिसाइड नहीं कर पा रही थी और बोली कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उदास आर्चर ने कहा कि ये सब उसकी गलती है, अगर उसे लड़ना आता तो सब कुछ अलग होता। लड़की ने कहा कि उसे बहुत अफसोस है, बेहतर होता अगर वो अकेली ही आती। हन ने सोचा कि उसने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है। डी रैंक डंजन में भी वो वैसा ही बिहेव कर रही थी, उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। शिंजुनो ने कहा कि अगर उसे सच में अफसोस है तो क्या वो उस पर एक एहसान कर सकती है, उसे खुद को संभालना होगा। शिंजुनो ने ऐड किया कि उनके पास टाइम है तो क्यों ना थोड़ी बात करें। आखिरकार वो यंग लोग गुफा के अंदर चले गए। हनिया ने पूछा कि क्या उसे सच में उसकी मदद चाहिए। लड़की ने नोट किया कि भले ही वो ए रैंक है पर डंजन का एक्सपीरियंस 0 है और ये भी क्लियर नहीं था कि असिस्टेंट उसे क्या समझाना चाहता है। शिंजुनो को याद आया कि उसने वॉर्न किया था कि ये उसका ट्रेनिंग गेट में पहला टाइम है। अब सब कुछ साफ हो गया था, उसके पास जरूरी जानकारी ही नहीं थी। इस डंजन में बॉस की जगह एक एलीट मॉन्स्टर रहता है जो एक रैंक नीचे का है और वो इसी गुफा में रहता है। यंग लड़के ने कन्फेस किया कि पर्सनल रीजंस की वजह से उसे इस मॉन्स्टर को हराना है, पर पहले उसे हमेशा मना कर दिया गया और उसके पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसने ऐड किया कि हनिया पहली इंसान है जिसने उसे सपोर्ट के तौर पर टीम में एक्सेप्ट किया। लड़की को ये थोड़ा अजीब लगा पर उसने मदद का वादा किया। हन ने डिसाइड किया कि इस बंदे को सपोर्ट करना सही रहेगा क्योंकि उसकी वजह से ही वो बच पाई थी। वो समझती थी कि टीम से रिजेक्ट होने का दर्द क्या होता है। अपनी कलाई पर लगे सेंसर की वजह से उसने एलीट मॉन्स्टर की प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली। अंधेरे से एक बहुत बड़ा आर्म्ड मॉन्स्टर निकल कर आया। हनिया ने सपोर्ट को एक तरफ हटने को कहा और अपना निशाना लगाया। उसने सोचा भले ही ये एलीट हो पर है तो डी रैंक ही। एक हिट और ये खत्म। निशाना एकदम सटीक था और आर्चर को लगा कि वो कामयाब हो गई है, पर एरो टकराकर वापस गिर गया और कोई रिजल्ट नहीं मिला। हनिया ने माना कि उससे गलती हो गई, अब उसे अपनी पूरी ताकत से शूट करना होगा। आर्चर ने फिर निशाना लगाया। उसे पता था कि अभी शूट करना जरूरी है क्योंकि मॉन्स्टर तेजी से पास आ रहा था। हिचकिचाने का वक्त नहीं था और शिनजुनो ने लड़की को एक तरफ धक्का दिया और खुद मॉन्स्टर के सामने आ गया। एलीट मॉन्स्टर ने हमला किया पर प्रोटोगोनिस्ट ने किसी तरह मैनेज किया, डॉज करने में कामयाब रहा। हनिया अपने घुटनों के बल बैठकर सपोर्ट की लड़ाई देख रही थी। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। एक पिछले रेड में प्लेयर्स बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने पूछा ये लड़की कर क्या रही है, क्या ये उसके लिए कोई मजाक है? उसे तो सही से निशाना लगाना भी नहीं आता था और उसके शॉट से लगभग उसके साथी ही जख्मी हो गए थे। वो इसकी भरपाई कैसे करेगी? हनिया ने कहा कि भले ही उसका निशाना चूक गया पर उसने उनकी तरफ गोली नहीं चलाई थी। जवाब में लड़की ने सुना ये माफी नहीं मांग रही, बस बहाने ढूंढ रही है। रेड के बाद लोगों ने कहा कि वो उसे टीम में नहीं लेंगे, चाहे वो ए रैंक ही क्यों ना हो। कोई उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। लेकिन अगर वो इतनी यूजलेस है तो वो अभी तक हंटर क्यों है? हंशिया ये सब याद करके सोचने लगी कि उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए था। उसकी वजह से अब शिनजुनो भी मुसीबत झेल सकता था। वो भयानक मॉन्स्टर लड़की के पास आया। हनिया ने डर के मारे उसकी तरफ ऊपर देखा। शिनजुनो अपनी साथी की तरफ मुड़ा। उसने कहा कि उसे ध्यान से सुनना होगा। अगर हनिया शांत हो जाए और वही करे जो वो कह रहा है तो वो पक्का जीत जाएंगे। शिनजुनो ने सोचा कि उसने सब तैयार रखा है। इमरजेंसी में इसे बिना किसी प्रॉब्लम के एक्टिवेट किया जा सकता था, बस थोड़ा टाइम निकालना बचा था। यंग लड़के ने लड़की से कहा कि मॉन्स्टर को ध्यान से देखो, उसे पक्का कुछ नोटिस होगा। हनिया को अचानक एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई। शिनजुनो उसे लगातार उकसाता रहा कि वहां पूरी ताकत से शूट करे। उसके सारे सेंसेस एकदम तेज हो गए थे। आर्चर को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था पर वो साफ देख पा रही थी कि निशाना कहाँ लगाना है। हन ने सोचा कि अगर वो बस एक सही शॉट लगा दे तो सब खत्म हो जाएगा। उसने एरो छोड़ दिया। शिनजुनो ने सोचा कि शुक्र है उसने सब सही से एक्टिवेट कर दिया था। एक्टिवेशन की कंडीशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट थीं। आर्चर का शॉट एकदम सटीक था और उसका वही असर हुआ जो चाहिए था। शिनजुनो ने नोट किया कि ये बहुत काम का था। मॉन्स्टर को बहुत गहरी चोट आई, उसका शरीर पूरी तरह जख्मी हो गया था। शिनजुनो ने लड़की को वार्न किया कि ये सेंसेशंस थोड़ी अनजान होंगी, जैसे उसके सारे सेंसेस एकदम शार्प हो गए हों। वो समझ रहा था कि ये तरीका थोड़ा खतरनाक है। शिनजुनो ने बताया कि हनिया को जगाने के लिए उसके सेंसेस को जगाना जरूरी था। लड़की ने असिस्टेंट से पूछा कि वो आखिर है कौन। उसे लगा जैसे उसने ये सब पहले से देख लिया था। और अवेकन का क्या मतलब? शिनजुनो ने जवाब दिया कि वो जल्दी ना करे, उनके पास अभी बहुत टाइम है।
लड़की ने असिस्टेंट से कहा कि टॉपिक से ना भटके और उसके सवालों का सीधा जवाब दे। हनिया को चक्कर आने लगे, उसके पैर डगमगाने लगे। प्रोटैगनिस्ट ने उस बेहोश आर्चर को अपनी पीठ पर उठाया और कहा कि दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है, पर कम से कम एक सवाल का जवाब मिल गया। जब उसे होश आया तो लड़की ने माफी मांगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा बिहेव क्यों किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो थी ही नहीं। दोनों यंग लोग अब गुफा से बाहर आ चुके थे। हनशिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उस आदमी की बेइज्जती की जिसने उसकी 2 बार जान बचाई। शिंजुनो ने आह भरी और कहा कि सब ठीक है। उसने ऐड किया कि किसी को चोट नहीं आई और उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है, तो अब उन्हें तैयार होना चाहिए। वैसे भी आधा घंटा बीत चुका था। शिंजुनो ने लड़की से वो पेंडेंट वापस मांगा जो उसने गुफा में जाने से पहले उसे दिया था। हनिया ने पेंडेंट लौटा दिया। यंग लड़के ने स्टोन को देखा और नोटिस किया कि उसकी लाइट बदल गई है, मतलब उसने सच में पेंडेंट का यूज किया था। मीटियोराइट परसेप्शन एक रेयर आइटम जो सिर्फ ए रैंक डंजन बर्निंग हार्पीज लेयर में मिलता है। आइटम की एबिलिटी है हाइटेंड सेंसेस। जब कंडीशंस पूरी होती हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इससे इंसान की एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और तभी वो पत्थर चमकने लगता है। अब एब्स्ट्रैक्ट सेंसेस का यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम इसकी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में है। ओनर के इमोशंस एकदम पीक पर होने चाहिए। हनिया जैसे लोगों के लिए इसे एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है भयानक डर। इसलिए प्रोटैगनिस्ट ने उसे इतना ज्यादा डरा दिया था। भले ही ये मुश्किल लग रहा था, पर वो लड़की को अवेकन करने में कामयाब रहा। मार्केट में इतनी हाई प्राइस होने के बावजूद ये बहुत कम मिलते हैं। यंग लड़के ने इस आइडिया को छोड़ दिया, हालांकि उसने सोचा कि ये बंदा उसे 2 दिन में ढूंढ लेगा।